अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जुमातुल मुबारक है। दुआ है कि खुदाए बुजुर्ग बरतर आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे और पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजलो करम फरमाए। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरा साथ दे रही हैं नाज़रीन, मैं हूँ माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस खूबसूरत जो सुबह है उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको खुसूसी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में अमन की जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान कर रहा है और इसकी जदीद दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं और इस्लामाबाद आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन चुका है। लेकिन ये तमाम अमन की कोशिशें नेतन्याहू की हठधर्मी की नज़र हो सकती हैं, और क्या पाकिस्तान के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद लेबनान पर हमले रुक जाएंगे? इन तमाम गुत्थियों को हम सुलझाएंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ भूख की बात होगी जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी हो रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसका आज के दौर में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। वज़न कम करने के लिए अच्छी सेहत का कोई खुफिया राज समझा जाता है या ये महज सोशल मीडिया का एक फैला हुआ एक शोर है, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ जुनून की जो लंदन की सड़कों से निकला और लाहौर के दिल तक पहुंचने वाला है, एक ऐसी खातून बाइकर की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसने फासलों को अपने अज़्म से भी पीछे छोड़ दिया। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। आज हम इंसानी जिस्म के इंजन की कारकर्दगी भी जानेंगे। गट फ्लोरा क्या है और क्यों हमारी सेहत का दारोमदार मैदे के छोटे छोटे से बैक्टीरिया पर है। और शो के आखिर में हम आपको लेकर चलेंगे तारीख के एक ऐसे पुरस्कार सफ़र पर जिसकी तलाश में सदियां बीत गई हैं। ताबूत सकीना, वो मुकद्दस संदूक जो तबरुकाते अंबिया अलैहिस्सलाम से भरा है, आखिर वो कहाँ गायब हो? क्या वो आज भी ज़मीन के नीचे मौजूद है? ये सब और इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे उन पर। और सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और जो अहम मामला है उसको ज़ेर बहस ले आते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त एक ख़ास सिक्योरिटी हिसार में है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त जहाँ पाकिस्तान के लिए सिफारती कदमे इजाफे का बायस है, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शहरियों से मुखलिसाना अपील की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल या ट्रैफिक जैम से बचा जा सके। जबकि दूसरी तरफ इसराइल की पूरी कोशिश नजर आ रही है कि इस अमन माहिदे को सबोताश किया जा सके। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनान पर हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल अगर लेबनान को निशाना बनाता रहा तो ये जंग बंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। और उसके साथ साथ बरतानिया और फ्रांस ने भी इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। इसराइल को अमेरिका की तरफ से कोई पैगाम जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और पहले इस्लामाबाद में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद में मौजूद है निदा मुमताज़। निदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कौन कौन से अहम रहनुमा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, गैर मामूली इंतजामात के हवाले से भी ब्रीफ कीजिएगा थोड़ा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त सारी दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान पे हैं और इस्लामाबाद इस वक्त जो है सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। क्योंकि देखिए इस्लामाबाद जो है अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता था, लेकिन इन मुज़ाकरात के बाद अब यूँ महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लामाबाद को अब अमन का गहवारा समझ रही है। और वाकई इस्लामाबाद ने ये चीज़ साबित भी की है। और आपने माहम तैयारियों के हवाले से बात की तो इस्लामाबाद में फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए, सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। रेड जोन की बात की जाए तो वहाँ जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उन्हें सील कर दिया गया है। अभी सिर्फ जो मारगला रोड वाला रास्ता है वो खुला है और वहाँ से भी सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि मुतल्लिका अफराद हैं। गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं उनका जाना मना है। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन्हें बंद किया गया है। इस्लामाबाद में आम तातील का भी ऐलान किया गया है। लेकिन इस मतलब वहाँ मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि अच्छी चीज़ ये कि पहले भी इस्लामाबाद में इस तरह के डेलीगेशंस आते रहे हैं। इस्लामाबाद इससे पहले भी बहुत अहम इजलास जो है वो होस्ट कर चुका है, लेकिन लोगों की तरफ से हमेशा शिकवा आता था। लेकिन इस मरतबा लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। पाकिस्तान इस मरतबा ना सिर्फ मेज़बानी कर रहा है बल्कि सालिस का भी किरदार अदा कर रहा है। तो लोग जो है इस मरतबा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी काफ़ी कोऑपरेशन देखने में आ रही है। और अगर इजलास की बात की जाए और मुज़ाकरात की बात की जाए तो जो मुज़ाकरात का मरहला है वो दो हिस्सों में होगा। एक मरहला जो है वो आज होगा और एक कल होगा। और
और इसमें जो ईरान का वफ्द है, वो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनकी क़यादत में यहाँ पे पहुँचेगा, जबकि जो अमेरिका का वफ्द है वो जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD वेंस, उनकी क़यादत में इस्लामाबाद में पहुँचेगा। और अमेरिका का जो वफ्द है वो भी 2 मरहलों में पहुँचेगा। पहले मरहले में जो है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ यहाँ पे पहुँचेंगे, और उसी के साथ साथ जो ईरान का वफ्द है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि जो ईरान का वफ्द है वो गुज़िश्ता रात उसने पहुँचना था, लेकिन शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली होगी और वो भी आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। और इस्लामाबाद में तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं, उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो पहले यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचा है। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वेन्यू है उसका खुद से जायज़ा भी लिया, और आज भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ है, जिसमें उन्हें ब्रीफिंग दी गई है और तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दामात हैं उनको जो है यकीनी बनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग मुज़ाकरात के बारे में बात करें तो देखिए 2 मरहले हैं। आज का जो पहला मरहला होगा उसमें ये होगा कि जो अमरीकी वफ्द है और जो ईरानी वफ्द है उनकी पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें होंगी, यानी कि वो आज आमने सामने नहीं बैठेंगे। उसके बाद जब जो डिस्कशंस हो जाएंगी, जो अहम अमूर होंगे उस पर जब फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे, तो तब जाकर जो दूसरा मरहला होगा वो पाकिस्तान की मौजूदगी में जो है मुज़ाकरात जो हैं वो उनका सिलसिला शुरू होगा। और इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे ही हो, और ना सिर्फ इस्लामाबाद मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा है और सालिस का किरदार अदा कर रहा है, बल्कि इस वक्त हमने ये भी देखा कि बहुत जो मुख्तलिफ जो ममालिक के सरबराहान हैं, बहुत से उनके भी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोनिक रवाबित जो हैं वो उनका सिलसिला जारी है। फिर हमारे टेलीफोनिक रवाबित भी हो रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान को सराहा भी जा रहा है दोस्त ममालिक की जानिब से। और आपने बड़ा हमें डिटेल में ब्रीफ किया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो आ चुका है। हमें साथ ये भी बताइएगा कि एक बड़ा अच्छा मुस्बत चेंज जो है, पॉजिटिव चेंज हम देख रहे हैं कि शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, वो खुश भी हैं कि इस्लामाबाद में इतनी बड़ी टॉक्स हो रही हैं। और आमदोरफ्त के लिए बताइएगा कि हिदायत तो पुलिस की जानिब से की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। डाइवर्जन प्लान क्या दिया गया है शहरियों के लिए, और उनकी सहूलत के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोग इस मरतबा बड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमें इवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते थे आज हम उसको विटनेस भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही अहम मौका है। और इसमें वाकई में जब हम भी फील्ड में गए तो लोग इस मरतबा बहुत कोऑपरेट करें। लोगों को जब बताया जाता है कि इस रास्ते से नहीं जाना तो वो नहीं जाते। डाइवर्जन प्लान्स जो हैं वो इससे पहले ही इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तर चीज़ें पहले ही शेयर की गई हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पे इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, उन्हें भी जो है पोस्टपोन किया गया है। स्कूल्स में भी छुट्टी है। और इसी के साथ साथ जो सिर्फ मुतल्लिका दफातर हैं, यानी कि जिनका ताल्लुक इस मुज़ाकरात से है, सिर्फ वो खुले हैं। बाकी तमाम तर जो प्राइवेट और ऑफिसेज हैं वो सारे बंद हैं। तो हम देख रहे हैं कि आमदोरफ्त भी इस वक्त यहाँ पर कड़े इंतजाम जो हैं सिक्योरिटी के किए गए हैं। बहुत शुक्रिया निदा, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर मजीद डिस्कशन कर लेते हैं, तज्जिया हासिल कर लेते हैं। हमारा पैनल, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो तारुफ करवा दें। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर गुल आयशा भट्टी जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और साथ ही साथ एक और मेहमान भी हैं जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली के चिश्ती साहब हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। आप दोनों मेहमानों को सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम। सबसे पहले डॉक्टर गुल आयशा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज़ है। ईरान और अमेरिका दोनों का पाकिस्तान पर एतमाद है। कैसी डेवलपमेंट्स आप होते हुए देख रहे हैं, और क्या ये जो वफूद हैं अमेरिका और ईरान के, क्या ये आमने सामने भी बैठ सकते हैं? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा तो है कि पाकिस्तान जो है वो फॉर द राइट रीजंस वो इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, और बड़ी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है हमारे पास भी। हम ये देख रहे हैं कि जो वफूद हम लेकर आ रहे हैं, जो यहाँ पे डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, ये वो दोनों पार्टीज हैं जो इनको कोई भी नहीं मना सका। आप देखें कि ये पहले ये थर्ड फेज होगा, थर्ड ऐसा कंट्री है पाकिस्तान जो ये उसने एक पॉजिटिव अटेम्प्ट की है कि इनको टेबल पर बिठाकर इनको डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाए। तो इस्लामाबाद टॉक्स या इस्लामाबाद डायलॉग्स मेरा ख्याल है जिसको कहा जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये बड़ा ब्रेक थ्रू है इस सेंस में कि दोनों पार्टीज की तरफ से उनको पाकिस्तान जो है ना उसको उनकी तरफ से एतमाद भी हासिल है और पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म भी हासिल है। बल्कि आप देखेंगे पिछले 2 साल में स्पेशली हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आने के बाद पाकिस्तान ने एतमाद हासिल किया, उनका जितना क्लोज उनके साथ हुआ, तो जितना वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की लीडरशिप में कहते हैं, जैसे वो टफ गाइज कहते हैं, कॉन्फिडेंट कहते हैं दीज आर द गाइज दोज हु डिलीवर। तो ये वो वर्ड्स हैं जो ट्रम्प के हैं हमारी लीडरशिप के बारे में। तो इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि हम जब एक चीज़ की ठान लेते हैं तो हम डिलीवर करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो टॉक्स हैं ये
एक बेहतर रास्ते की तरफ जाएंगी। ऑल्दो कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि यानी इसमें बहुत सारा स्केप्टिसिज्म भी आ रहा है कि ये क्या ये कंप्लीट ब्रेक थ्रू होगा या इसमें सिर्फ ये प्रोग्रेस होगी इस इशू में। तो कंसोलिडेशन ऑफ सीज फायर जो है वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और मेरा ख्याल है उसी तरफ हम जाएंगे कि पहले हमें सीज फायर जो है ना इसको हम मेक श्योर करेंगे कि ये कंसोलिडेट हो और फिर उसके बाद फ्रेमवर्क एक कॉम्प्रिहेंसिव सामने आया एग्रीमेंट का जिसमें दोनों पार्टीज बैठे 15 पॉइंट्स जो है वो अमेरिका देता है, 10 पॉइंट्स ईरान देता है, जिसको ट्रंप ने रिसेंटली कहा भी है कि हाँ हम अग्री कर सकते हैं 10 पॉइंट्स पे। ऑल्दो के लास्ट जो पॉइंट है ना वो मेंशन करता है कि एंडिंग वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, तो वो ऑल फ्रंट्स में लेबनान भी आता है। यहाँ पे जो है ना स्पॉइलर हमारे पास आता है, दैट इज इजराइल, जिसने हमेशा ये कोशिश की है कि कोई भी ऐसी टॉक कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिस पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही हो तो उसमें उसने अपना कोशिश करनी है कि ये ना हो सके। आप देखें पहले भी जब ये ईरान की जो टॉक स्टार्ट हुई थी अमेरिका के साथ, तो उसी दौरान में उन्होंने जो डिकैपिटेशन स्टार्ट कर दी थी ईरानियन लीडरशिप की। तो जो स्केप्टिसिज्म ईरान की तरफ से भी आ रहा है, बल्कि आप देखिए ईरानियन जो पब्लिक है वो भी कहती है कि अमेरिका पे एतबार ना करें। इस सूरत में इसके बावजूद ईरान ने पाकिस्तान पे एतबार किया, पूरा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है और वही ट्रस्ट उनको यहाँ पर लेकर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि चीजें जो है वो बेहतर तरफ जाएंगी, हम बहुत बड़ा तरफ जाएंगी और पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। अली साहब आपकी जानिब आऊंगी। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में जंगबंदी की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इसराइल लिबनान पर शदीद बमबारी कर रहा है। क्या इसराइल जानबूझकर पाकिस्तान के सिफारती क्रेडिट को सबोताश करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, इसमें आपने देखा होगा, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान को सुनो की टीम जी, बिल्कुल इजराइल जो है वो वही प्ले अदा कर रहा है किरदार जो ऑफ कोर्स उसे करना चाहिए, एक ऑफ कोर्स प्रॉक्सी का भी और ऑफ कोर्स एक नेट डिस्टेबलाइजर का। और ख्वाजा आसिफ ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की, उसमें आपने देखा कि इजरायलियों ने बहुत बुरा भला कहा। अब जब बातचीत हो चुकी थी, सीज फायर हो चुका था, एक पॉज आ चुका था, तो आपने देखा कि इजराइल ने लबनान पे अटैक कर दिया। उसमें पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स लेबनीज पर जो क़यादत ने पाकिस्तान से रब्ता किया और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी एम्बेसडर जो अमेरिका में हैं उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ कोर्स जो भी हमने ऑफ कोर्स ड्राफ्ट में लिखा हुआ था वो ही उस पर अमल दरामद होना चाहिए और सीज फायर और पॉज हर जगह होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स आप इसराइल को तो रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो आपको पता है बगल बच्चा है अमेरिका का। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो बातचीत है ये ऑफ कोर्स ये जारी रहेगी। ऑफ कोर्स आपके भी नुमाइंदे ने बताया 2 फेज होगी। कुछ ही देर बाद जो है आप देखेंगे उसके विजुअल्स इंशाल्लाह और ऑफ कोर्स वो बात आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये समझना होगा कि इजराइल जो है वो उससे अभी बातचीत नहीं हो, वो इस पूरी बातचीत में शामिल भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने आधा काम तो कर चुका है कि ऑफ कोर्स कि आपने देखा कि गल्फ पे जो अटैक थे वो एक तरीके के से पॉज हो चुके हैं और रुक जाएंगे और मेरे ख्याल से वो मेंटेन रहेगा। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे भी जो मामलात हैं कि जो ब्लॉकेड इजराइल जो ईरानियों ने किया हुआ था वो भी किसी तरह नेगोशिएट सेटलमेंट से निकल जाएंगे। तो ये जंग तो ऑफ कोर्स ठहराव की तरफ और ऑफ कोर्स जंगबंदी की तरफ चली जाएगी। अमेरिका भी ऑफ कोर्स आपने देखा कि वो मान चुका है, वो दे वांट टू डीएस्केलेट। इजराइल को कैसे टेक ऑन करेंगे मैं आपको खबर दे चुका हूँ। मैं ऑफ कोर्स अभी रियाद में हूँ और तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, तज्जिया नहीं है कि ऑफ कोर्स कि आप देखेंगे कि अगर इसके लिए भी पाकिस्तान एक सेपरेट अरब और ईरान टॉक्स करने जा रहा है समिट में और ऑफ कोर्स उसमें जो है वो ईरान और सर्टन अरब जीसीसी स्टेट्स की एक सेटलमेंट होगी। उसके अलावा एक रीजनल कंसेंसस भी बन जाएगा और आप देखेंगे एक रीजनल पावर जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और भी कुछ जीसीसी कंट्रीज होंगी इंक्लूडिंग चाइनीज। अगर ये चीज इजराइल करता रहेगा और डिस्टेबलाइज करता रहेगा और पीस के आड़े लगा रहेगा तो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी ऑफ जीसीसी एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, आप देखेंगे कि ये जो नया कोएलिशन बनेगा वो टेक ऑन इजराइल इसमें देखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने खबर दी है और मेरा ख्याल है इसी पर तज्जिया ले लेते हैं डॉक्टर गुल आयशा का भी। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से अली साहब ये फरमा रहे हैं कि नया कोएलिशन बनने जा रहा है और यही टॉक्स नहीं है, इसके बाद अरब और ईरान की भी टॉक्स हैं वो भी हो सकती हैं और पाकिस्तान जो है वो उनको होस्ट भी कर सकता है और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी जो है वो प्ले कर सकता है। तो आप क्या देख रही हैं कि क्या ये सारे ममालिक, इस्लामी ममालिक उसके बाद जब मिल बैठेंगे तो फिर इसराइल के खिलाफ भी क्या कोई लाहे अमल बनाने में कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि
अभी की जो टॉक्स हैं उनमें तो इजराइल शामिल नहीं है, अभी तो अमेरिका ही है और अमेरिका पे ही है कि वो इजराइल को रोके, उसके बढ़ते हुए हाथों को किसी तरह से बेड़ियां डाल सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यानी कमिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट जो आपने मेंशन किया है कि ये टॉक्स फर्दर ईरान और गल्फ स्टेट्स के दरमियान में होंगी, तो मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन है, इस पे काम होना चाहिए। देखिए मिडिल ईस्ट जो है ना वो इतना क्राइसिस का शिकार हो चुका है, स्पेशली जो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये वो एक लिक्रेटिव प्लेस थी इसके लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है। अब उस बेसिस के ऊपर जब ये स्टेट्स मिलकर बैठेंगी तो डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल ईस्ट की बात की जाएगी, जो खुशाइंद है ईरान के लिए भी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी। और पाकिस्तान का अगेन इसमें वो रोल प्ले करना जिसमें वो एक मीडिएटर होगा और एक फैसिलिटेटर होगा, ये पाकिस्तान की भी इमेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और इसमें हमने देखा भी कि जब रिसेंटली जब विजिट हुआ क्वाड अलाई लीडर, जो मीटिंग्स हुई जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, टर्किया से थे, इजिप्ट से थे, तो ये कतर से थे, तो ये बेसिकली पाकिस्तान ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है कि एक तरफ एक जो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो अरब वर्ल्ड है उनको टेबल पर ईरान के साथ बिठाया जा सके। और ये स्टेप बाय स्टेप सी मीटिंग चलती रहेंगी, यानी जितने भी इफेक्टिव पार्टी हैं इस वॉर की वजह से वो सब जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी अपनी उसको कोशिश करेंगे कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। जहाँ तक बात सेकंड आपके पार्ट की आती है कि इजराइल जो है वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन आप देखें कि जिस तेज़ी से ट्रंप जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं लेबनान इसका पार्ट है, कभी कहते हैं वो नहीं है, और फिर इवन ऑल्दो कि उनको पता है कि मैं पहले ये कह चुका हूँ अपने ट्वीट में कि ऑल जहाँ पे भी वो कहते हैं ना ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, तो वो ऑल पार्टीज में लेबनान भी आता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बल्कि स्पेसिफिकली हम देखे जेडी वेंस ने भी ये जो लास्ट उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट आई तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं देखें लेबनान इसमें शामिल नहीं, तो वो जो डायरेक्टर्स हैं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है इसराइल का, वरना इस जंग में अमेरिका का कोई फायदा नहीं था। इसमें आना भी उनको ड्रैग भी इसराइल करके, और अभी भी इसराइल की डायरेक्शंस मौजूद हैं। और आप देखें कि जैरेड कुश्टर जो है जो ट्रम्प के सन इन लॉ भी हैं, और उनको वो उन्होंने पहले कोशिश की बहुत ज़्यादा ये अब्राहम अकॉर्ड की भी, तो उनका ही इज ज्यूश ना, तो वो उनका एक बैकग्राउंड है पीछे। और उसको अब आप यहाँ पे अगला जो स्टेप आता है वो ये है कि उसको बड़ा स्केप्टिकल देखते हैं ईरानी जो है, दे डोंट लाइक जैरेड कुश्टर एंड स्टीव विटकॉफ। उन्हें कहते हैं कि ये जो है ये हम इन पर ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन जो पॉजिटिव जो लीड कर रहे हैं जेडी वेंस, वो ही इज अ कंपैरेटिवली जो कहते हैं मैच्योर पॉलिटिशियन है, और उनके बारे में ईरान की राय बेहतर है कि वो शुरू में भी जब ये जंग हुई तो वो ऑल्दो कि जेडी वेंस ने ओपनली अपने जो बॉस है ट्रम्प उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ना वो अनरेस्ट सी फीलिंग आती थी नजर उनकी पब्लिक मीटिंग्स में भी। तो जेडी वेंस इज अ पॉजिटिव इमेज। गुलियाशा साहिबा, इसीलिए ये भी इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी हमें कि ये लोग अलग अलग रूम्स में बैठेंगे और पैगाम रसानी की जाएगी, मतलब एक टेबल पर भी नहीं बैठेंगे ये। जी, इसकी वजह भी यही है ना कि वो कुछ अब देखें कि जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ स्पेशली जो है ना वो इरानियन वॉर का स्टार्ट ही उनकी उससे हुआ जब उन्होंने गो अहेड दिया। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर ईरान के अंदर भी पब्लिक जो है ना वो बहुत उसके बारे में स्केप्टिकल है, वो ये कहते हैं कि इन पर ट्रस्ट मत करें। लेकिन अब ये जो टीम आ रही है यूएसए, इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल एंड वो वाली फिगर्स है ना जिसमें जिनको मिलिट्री अप्रोच भी पता है, जैसे स्टीव विटकॉफ की बात करें, फिर वो जेरेड कुश्नर जो है उनका पीछे एक्सपीरियंस है अब्राहम अकॉर्ड्स को डील करने का अरब वर्ल्ड में, तो वो भी उनके पास वो एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। और जेडी वेंस बीइंग एक तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो वो कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि जेडी वेंस ही इज वेरी मच वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिपब्लिकन्स। तो रिपब्लिकन्स जो है ना वो जब हुकूमत में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जंगे ना हो कहीं पे भी, रिपब्लिकन्स का रिकॉर्ड है, तो अब वो उसको भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसके साथ मेरा ख्याल है कि जेडी वेंस का आना जाना इट्स एक ये बहुत खुशाइंद है और ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जी जिस तरह से हम देख भी रहे हैं सारी सूरत हाल, और पाकिस्तान की तारीफ़ें पूरी दुनिया में ही हो रही हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं दूसरी जो दुश्मन मुल्क है हमारा उसको भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी है। इसराइल के भी हम एजेंडा से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और वो तो अपने एजेंडा से वाज नहीं आएगा। अली साहब, जिस तरह से गुल आयशा साहिबा ने भी कहा कि इसराइल के अभी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और प्रेशर अमेरिका पर स्टिल है, और ये सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि अभी तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ये जा रहे हैं, बैठने लगे हैं,
कोई ना कोई ऐसा मिस एडवेंचर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नेचर से भी हर कोई वाकिफ़ है, उनका कोई बयान एक नहीं होता, आज बयान है फिर कल कोई और बयान होगा, तो सूरत हाल कोई बदलती आपको दिखाई दे रही है? नहीं, आई थिंक स्टेटस को रिमेन वही रहेगा, लेकिन देखिए इसमें चाइना को नहीं भूलिए, ऑफ कोर्स चाइना ने ही लास्ट एफर्ट्स की थी जिसकी वजह से ईरान आया है। आज जो ईरान बैठा है वो पाकिस्तान और चाइना की वजह से बैठा है ना, तो ऑफ कोर्स ईरान भी समझता है, और मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि एक बहुत ही खुशाइन पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करा दी फोन पे, तो रीजनल कंसेंसस बन चुका है। सऊदीज भी ऑफ कोर्स समझ चुके हैं, गल्फ में भी अंडरस्टैंडिंग हल्की हल्की आ गई, जो नहीं समझे ऑफ कोर्स वो समझ जाएंगे जब अटैक कम होगा ईरान का उनकी तरफ, क्योंकि ईरान ने भी अपने जो लोग हैं उन्हें कंट्रोल किया है IRCG के, तो वो कंसेंसस होगा। इजराइल जो है वो फर्दर आइसोलेट होता जाएगा, और मुझे लगता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स यूरोप भी उसके खिलाफ हो चुका है, ये पूरा खित्ता तो है ही, तो वो फर्दर आइसोलेट होता जाएगा, फर्दर एक्सपोज होता जाएगा। देखिए एज अ पाकिस्तानी हमें क्या सोचना चाहिए, एज अ पाकिस्तानी वी शुड बी ऑल सो प्राउड ऑफ अ लीडरशिप, और पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है आज, पाकिस्तान ने दुनिया का, सिर्फ खित्ते का नहीं, दुनिया का अमन बचाया है। एक डेढ़ दो दिन से आप ऑयल प्राइसेस गिरते देख रहे हैं, तो अगर फ्यूल गिरा है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे न्यूजीलैंड में हो, अगर वो फ्यूल कम हुआ है तो वो हमारी कोशिश हो सकता है। अगर कहीं स्टेबिलिटी आई है मॉर्गेज इंडस्ट्री में या क्रिप्टो में, तो वो पाकिस्तान की वजह से आई है, और उससे जो ब्रांड पाकिस्तान है वो देखिए वो इतना बढ़ चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे कल 2 सऊदी मिले, और वो जो थे उन्होंने पाकिस्तान अपने सऊदी झंडे के बराबर अपने घर पे पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। आप सऊदी अरेबिया जाइए, आप कतर जाइए जी, आप इवन UAE जाइए, आप तो एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गुडविल हुई है वेस्टर्न कंट्रीज में। जो ब्रांड पाकिस्तान बन के उभरा है वो मतलब अली साहब बिल्कुल पाकिस्तान पर एतमाद भी बहाल हुआ है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की एक तरह से कुछ इजहार कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, लेकिन सारे शुक्रगुजार जरूर हैं कि जनाब तेल की कीमतें कम हुई हैं, मार्केट्स जो हैं वो बेहतर हुई है, और दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं। सर ये यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है सिफारती तौर पर। हम इस सिफारती कामयाबी को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गुडविल जो है वो क्रिएट हुई है पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान पर एतमाद जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है पूरी दुनिया का, हम इस अहम सिफारती कामयाबी को अपनी मौशी कामयाबी में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा सवाल। आई थिंक जितनी भी फॉरेन पॉलिसी गुडविल है, अगर हम इसे ट्रांजिशन नहीं कर पाए, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एक आम आदमी के पास उसका माशी फायदा नहीं पहुंचा पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो पहुंचना शुरू हो चुका है। अगर आप देखिए कि जब से हम जंग जीते तो हमने डिफेंस की डील्स की, ऑफ कोर्स आप देखेंगे किसी तरह हमारे फॉरेन ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो G2G है ये आएंगे। $6 अरब का आपका M1 ऑफ कोर्स जो ट्रेन ट्रैक था फ्रॉम गवादर टू अप इलेक्ट्रिक ट्रेन का वो मंजूर हो चुका है, उसके पैसे आने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स अभी जो आपने देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी भी तो देखिए ना, कि जब वो चाहता है जंग होती है तो वो रशिया को वेवर दे देता है, ईरान को वेवर दे देता है कि वैसे तो सैंक्शन होते हैं कि आप फ्यूल बेच दो अपने उसमें। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसे जो है अपने इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में करे, अमेरिका से भी वेवर्स ले कि हम ईरान के साथ जो IPI पाइपलाइन है उसे हमें इजाजत मिले। उसके बाद जो हमारे ऊपर जो माशी बर्डन है उसके हमें इकोनॉमिक पैकेजेस मिलने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि इस जंग के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका का रोल तो रहेगा मेरे ख्याल से गल्फ में, लेकिन पाकिस्तान का एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल विद चाइना बढ़ जाएगा। तो कतर, बहरीन, स्पेशली मैं कहूँगा कुवैत में जो पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस आएंगी, जो अमेरिकन बेसिस को मेरे ख्याल से टेक ओवर करेंगी आगे किसी न कहीं नई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। और उसके साथ पाकिस्तानियों के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, लिबिया से लेके आपने देखा कि ये कतर, सऊदी अरेबिया ये स्पेशल वीजास पाकिस्तानियों को देंगे जिसमें नॉन स्किल्ड जो लोग हैं के लिए बहुत आगे जो मफाद में बेहतरी आ रही है, देख भी रहे हैं हम। गुल आयशा साहिबा, लास्टली कहिएगा, जिस तरह से अब मईशत की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, तो अब नए हुर्मुज़ को हम कैसे भूल सकते हैं? उसके हवाले से क्या पॉलिसी शिफ्ट आने वाला है? मुआशी लिहाज से आप क्या सोचती हैं, ममालिक क्या सोच रहे हैं इस वक्त?
बिल्कुल आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। आप देखें कि ये सीज़ फायर हो गया और इसके बाद फ्यूचर में अगर फर्दर डेवलपमेंट होती है पॉजिटिव, इसके बावजूद रीजन में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिनको हम ना वापस नहीं लेकर जा सकते। उनमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोस इज़ वन ऑफ देम। यानी पहले तो हम उसको इंटरनेशनल वाटर में ट्रीट करते थे, लेकिन इस जंग के बाद ईरान ने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि हम इसको अपने टेरिटोरियल वाटर को कंसिडर करेंगे ना, ओमान और जी। अपने हमारे दरमियान में। तो ये हमारा टेरिटोरियल वाटर, इस पे हमारे राइट्स, और हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से कौन सी शिप गुजरेगी और कौन सी नहीं गुजरेगी। तो ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। यानी ये वो अवेयरनेस है जो अमेरिका ने ईरान में डाल दी है, ठीक है। और अब उसके ऊपर वो वहाँ से वो क्या वो टोल बूथ होगा या वो यानी वो जिस तरह वो कुछ ये कह रहे हैं कि देखिए वो टोल बूथ होगा और वहाँ से आप पे करेंगे और आप निकलेंगे, या वो नंबर 2 ये होगा कि जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए सेफ पैसेज फ्री वहाँ से होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी इस सीज़ फायर की कंसोलिडेशन के बाद जब कोई फ्रेमवर्क सामने आता है तो ही हमें स्टेट ऑफ हार्मोस की क्लैरिटी आएगी कि फ्यूचर उसका क्या होगा। लेकिन ये बात तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये अब इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट जो पास्ट में जिस तरह से ऑपरेट किया जाता है ना स्टेट ऑफ हार्मस को, अब वैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल, अब ईरान की जो है वो इस पे Importance मिल्कियत बढ़ साबित हो चुकी है और ईरान ये डिक्लेयर कर चुका है कि ये उसकी अपनी टेरिटरी है और वहाँ से टोल भी जो है वो वसूल किया जाएगा और बिटकॉइन में जो है वो बताया जा रहा है क्रिप्टो में जो है वसूल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुले आयशा भट्टी साहिबा आपका, और अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर अपना तज्जिया भी दे रहे थे। और ऑब्वियसली अब आपना हुर्मुज़ जो है, अब आप समझे कि वो ईरान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है। पहले हम समझते थे कि जनाब इंटरनेशनल वाटर्स हैं और उसके अंदर से जनाब ऑयल टैंकर्स भी गुजर रहे हैं, गैस के भी LNG के भी जो शिप्स हैं वो गुजर रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने जनाब उसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लिया है और सिर्फ ईरान अलाउ करता है कि किसने गुजरना है किसने नहीं गुजरना। ऐसे ही है। और गुले आयशा साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस जंग ने ये अवेयरनेस ज़रूर दे दी है पूरी आवाम को कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, और आगे पानियों और तेल की जंगों में ये सारी सूरत हाल में अब ईरान देखें, ईरान को पता चल चुका है कि उसकी सिचुएशन कितनी तगड़ी है और एक तेल रोक देने से, पाबंदी लगा देने से मुआशी तौर पर देखें कितना नुकसान हुआ है तमाम मुल्कों को। 20% ऑयल गुजरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लग पता गया पूरी दुनिया को। तो ईरान ने जिस तरह से कंट्रोल संभाला है, अब तो देखें टैक्स भी बढ़ जाएगा, तेल पर भी वो पैसे वसूल क्या करेंगे, उनको भी अब समझ आ गई कि करना क्या है। तो पॉलिसीज जी क्लियर हो चुकी हैं। आगे आने वाले दिनों में अब मजीद पता चलेगा कि मुआशी एतबार से मुमालिक क्या सोच रहे हैं। अभी तक के लिए तो मुज़ाकरात जो हैं उस पर नजरें जमी हुई हैं। वी होप के अमन मुआहिदा तय पा जाए और सब जो पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करे। ट्रंप के एंड से देखें तो ट्रंप की कोशिश भरपूर यही होगी कि जो आबना हुर्मुज़ है ये किसी भी तरह ईरान के कंट्रोल में ना रहे और यहाँ से जनाब आमदरफ्त जो है वो बड़ी आसानी से होती रहे। लेकिन देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है बदले में अमेरिका ऑफर कर सकता है ईरान को कि जनाब हम आपसे सैंक्शंस हटा लेते हैं या और हम आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना हुर्मुज़ को किसी तरीके से ना उस पर कंट्रोल रखें ना बंद करें। तो लेट्स सी इन टॉक्स में क्या होता है। लेकिन आज जनाब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान के लिए जनाब ये बिल्कुल एहसास की बात है और इस हवाले से हम आपको अपने प्रोग्राम में आगाह भी करते रहेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। आजकल हमारी ज़िंदगी में इतनी स्लो हो चुकी है, सुस्त हो चुकी है। आप भी तस्करा कर रही थी कि मोटापा जो एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करके, मगर एक्टिव रहना और एनर्जेटिक रहना ये हर कोई चाहता है और हर दूसरा शख्स वज़न कम करने के लिए भी बेकरार है और इसी बेकरारी में हम अक्सर शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर आप कह लें 1 मील अ डे, उमैड डाइट या वक्फे से भूखा रहना आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। लोग दावा करते हैं कि ये सदियों पुराना तरीका है जो हमारे आबाओ अजदाद भी अपनाते थे। सवाल ये कि क्या आज का इंसान जिसकी खुराक और लाइफस्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस पर यह तरीका कारगर हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आज हम जानेंगे। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपकी खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर ना हो तो ये फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हर किसी के लिए मौजू है या मखसूस तबी मसले वाले अफराद के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर ग़िज़ायत इशल साकिब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा इशल, वज़न कम करने का ये तरीका असल में काम कैसे करता है, इस हवाले से बताइएगा। और क्या ये सबके लिए बेहतर है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ सिर्फ 1 मील अ डे लेकर और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी पूरे नहीं होते हैं। लेट्स सपोज किसी लड़की को अगर वज़न कम करना है और वो नूडल खा लेती है एक वक्त में, तो क्या वज़न कम हो जाएगा?
या सेहत पर अच्छा इसका बिल्कुल, कितने असरात इंटरमिटेंट आएंगे? फास्टिंग की जिस तरह पहले बात की है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो जिस तरह आपने ओमैड की बात की है 1 मील अ डे, ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की ही एक फॉर्म है, लेकिन ये अनहेल्दी फॉर्म है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है बेसिकली, अगर उसकी बात की जाए तो वो ये है कि आपने रोजा रखना होता है। लेट्स से जी 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग होती है आपकी, दिन में 24 घंटे, तो 16 घंटे आपने फास्ट करना है। उस फास्ट में आप पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या जितनी भी चीजें जिसमें 0 कैलोरीज हैं आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। यानी ये कन्वेंशनल रोजा नहीं है, इसमें आप नॉर्मली पी सकते हैं जो आपने पीना हो, लेकिन आपने खाना नहीं है, कैलोरीज नहीं लेनी। और जो 8 घंटे हैं उसमें आप खा सकते हैं बाकायदा जो भी चीज़ आप खाना चाहें वो। इस डाइट में ये फ्रीडम होता है आपको कि आप अपने घर में जो भी बना हुआ मील होता है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, पोर्शन आपने कंट्रोल करना होता है, लेकिन ये रिकमेंडेड होता है कि आप इसमें कुछ भी खा सकते हैं और एक मॉडरेशन में रह के खा लें, तो वो ये आपका वेट लॉस करने में हेल्प करता है। इसी तरह ये जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस में हेल्प करती है। और जिस तरह एक और बात हुई कि क्या ये सबके लिए सूटेबल है, तो बिल्कुल ये हर तरह के लोग कर सकते हैं, बल्कि बहुत इफेक्टिव है कि जो है ये आप डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको कर सकते हैं, उससे उनकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, तो उन लोगों की इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाती है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो कि प्री डायबिटिक्स होते हैं, तो मैंने खुद इस तरह के बहुत सारे अपने क्लाइंट्स देखे जिनको प्री डायबिटीज थी और उनके ब्लड शुगर लेवल्स रिवर्स होते होते नॉर्मेलिटी की तरफ आ गए। तो ये बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन इसको करने का तरीका एक होता है। ऑब्वियसली आपने उससे हटना नहीं होता, आपने ये नहीं करना होता कि आप दिन में सिर्फ एक मील लें, आपने उसको डिवाइड करना होता है मील्स को उन 8 घंटों में। लेट्स से कि सुबह 12 बजे आपने पहला मील लिया तो रात 8 बजे तक आप लास्ट मील ले लें। इन 8 घंटों में आप जो खाएंगे उसके बाद जितना भी टाइम आप फास्टिंग में गुजारेंगे आपकी कैलोरीज को बर्न करेगा, फैट को बर्न करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा इशल, आपको नहीं लगता कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ से लिया गया है, वहाँ से ये आइडिया ड्रॉ किया गया है? जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं जिनमें फॉरेनर्स भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो उनमें ये नहीं था कि उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। वो तब खाते थे जब अवेलेबल होता था, और कभी कभार दिन में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम, और कभी कभार तो भूखा भी रहना पड़ता था कोई दिन, यानी एक दिन आपने खाया और एक दिन आप भूखे भी रहते थे। तो क्या आपको नहीं लगता ये सारे आइडियाज वहीं से लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सारे आइडियाज हमारे बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं है। यहाँ बस हमने इनको नेम अब दे दिया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर बात की जाए रोजे की, तो हमारा कन्वेंशनल रोजा भी तो यही है और कितने सालों से, कितनी सदियों से चलता आ रहा है। तो वो ये कि ये वही चीजें हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वही लेगेसी है, वही सब चीजें हैं, वही डाइट्स हैं। हाँ, ये है कि हमारे पास अब अवेलेबिलिटी है। पहले की बात की जाए तो क्या होता था कि ऑब्वियसली इस तरह ग्रो नहीं हम करते थे, ग्रेन्स ग्रो नहीं होती थी, इस तरह जो भी वाइल्ड में ग्रो हो जाता था उसको खा लिया जाता था। अवेलेबिलिटी होती थी, कंज्यूमर जो है जो चीज अवेलेबल होती थी वो खा लेते थे, तब चॉइसेस नहीं होती थी। लेकिन अब हमारे पास चॉइसेस हैं क्योंकि हम सरप्लस क्वांटिटीज में चीजों को ग्रो कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स हैं, हमारे कल्टीवेशन प्रोसेसेस इस तरह के हैं कुछ कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी चीजों की। तो ऑब्वियसली जब सरप्लस चीजें होंगी तो फिर सरप्लस खाया भी जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि तो इशल, आपका जो वोट है वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके लिए है आपका वोट? जब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इंटरमिटेंट फास्टिंग में तीनों मील्स होते हैं। इसमें कोई भी मील हम स्किप नहीं करते। तो ये सब चीजें साथ, क्योंकि अब नीड पे भी बात करनी है ना, हमारी आजकल की नीड क्या है। पहले नीड्स फर्क होती थी, डॉन एंड डस्क, यानी कि सूरज तुलू और गुरूब होने के वक्त में उठा जाता था और सोया जाता था। उनके वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था कि लाइट का कॉन्सेप्ट, जब रोशनी होगी तो वो काम करेंगे, रोशनी नहीं होगी तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि अवेलेबिलिटी है तो रिसोर्सेज का मिस यूज होता है, यानी कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेट नाइट भी कंजम्पशन करते हैं क्योंकि हमारे पास अब हर चीज की एक्सेस रात को भी है। तो उसमें ये है कि हर चीज को, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को हम कैटेगराइज कर लेते हैं और एक टाइम फ्रेम में सेट कर देते हैं। तीनों मील्स इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ब्रेकफास्ट आपकी फाउंडेशन रखता है दिन की। सुबह नाश्ता आप करेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। हमारे अब थोड़े पैटर्न्स फर्क हो गए हैं। अब हमारे 9 to 5 जॉब्स हैं, हमारे स्कूल्स इस तरह के हैं। बिल्कुल इशल, ऐसे ही लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया, एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया और खुराकें भी चेंज हो गई। और अक्सर बड़े भी कहते हैं कि तुसी तो खुराकां खादी ही नहीं है जो हमने खाई हैं। तो वो वाली बात भी होती है। या फिर बच्चे उनके सामने हाय हाय नाना किया, बच्चे बड़ों को कह रहे होते हैं कि आपने तो पुरानी खुराकें खाई हैं, आप कहीं नहीं जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंस तो आ गया है, क्योंकि अब बच्चे अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो वो फिर एक जैसे चाय या कॉफ़ी पीकर आप पूरा दिन भूखे हैं, या आपने डिटॉक्स वाटर का बस जी इनटेक किया और उसके बाद आप पूरा दिन भूखे हैं, या फिर आप पूरा दिन भूखे रहने के बाद एक बर्गर खा ले और आपके मैंने तो 1 मील लिया है। तो ये कितना अनहेल्दी है।
अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। पहली तो बात है, 1 मील अ डे को इस तरह मैं प्रमोट नहीं करती। 1 मील अ डे में क्या होता है कि 2 इससे वेट लॉस होता है, लेकिन ये क्या होता है इन अ लॉन्गर रन आपकी बॉडी में जो एसेंशियल फैट्स भी है ना, उसको भी खत्म कर देता है। हमारे मसल को, जिस तरह हमारा फेस है, उसको प्लम्प रहने के लिए थोड़ा-सा हाइड्रेटेड नज़र आना ज़रूरी है। उस पे थोड़ा-सा फैट की लेयर होना ज़रूरी है ताकि हमारी लुक फ्रेश आए, एजिंग इतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन जब आप 1 मील लेते हैं और रिकरेंट ले रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो उससे क्या होता है कि आपके सबसे पहले साइंस चेहरे पे नज़र आने लगते हैं और इससे वीकनेसेस बढ़ती हैं। हमारा मोटिव है वेट लॉस करना, लेकिन वीकनेसेस को खत्म करना साथ-साथ। जब वीकनेस एक डाइट प्लान इस तरह का है जिससे वीकनेस हो रही है तो उसको हम फॉलो नहीं करते। और अगर बात की जाए इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो जो रिकमेंडेड होता है, जो सबके लिए रिकमेंडेड है, वो यही है कि आप 16 घंटे का फास्ट करें और उसके बाद जो 8 घंटे हैं आप वो खाना खाएं, लेकिन उसमें आप सब खाएं। उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी चावल भी खाएंगे, उसमें प्रोटीन भी लेंगे जिसमें चिकन, मटन, बीफ और फिश हो सकता है। उसके अलावा आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज उसमें कंज्यूम करेंगे मॉडरेशन के अंदर। जिस तरह अगर सुबह बात की जाए तो आप ब्रेड की नहीं लेते तो आप रोटी जरूर कंज्यूम करें, अंडा जरूर लें, हर तरह का न्यूट्रिएंट लें। लेकिन आपको पता है कि 8 घंटे के अंदर जब आप खाएंगे और 16 घंटे आप फास्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। जब आपका फास्ट यानी रोजा जो है 12 घंटे से बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन 12 घंटों के बाद जितने भी घंटे हम फास्टिंग स्टेट में हैं, हमारी बॉडी हमारे फैट रिजर्व्स यूज करती है एनर्जी को यूटिलाइज करने में। उस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। तो वो बहुत एसेंशियल प्रोसेस है। हमने अपनी लाइफस्टाइल इस तरह कर ली है कि हम अपनी बॉडी को अलाउ ही नहीं करते कि हम उस प्रोसेस से गुजरे, उस कीटोसिस के प्रोसेस से गुजरे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ा अच्छा बिल्कुल, हम अपने आप को उस तरह से तैयार ही नहीं होता है। करते अपनी बॉडी को भी। और जिस तरह से आपने बात की कि उन 8 घंटों में जब आप खा रहे होते हैं तो आपने फिर कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं, फाइबर भी लेना है, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों का जो ज्यादा फोकस होता है वो कार्ब्स पे कम होता है और प्रोटीन पे ज्यादा होता है। क्या ये नजरिया ठीक है, ये तरीकेकार ठीक है कि आप ज्यादा प्रोटीन पे रिलाई करें, या फिर आपको बैलेंस लेकर चलना है इन चीजों? अच्छा, बिल्कुल बैलेंस ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग जो स्पेशली जिम गोइंग होते हैं, जो सिर्फ प्रोटीन डिपेंडेंट डाइट्स लेते हैं, उनकी किडनीज पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। हमारी किडनीज भी और हमारी सारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो इस तरह फंक्शन हैं कि आप हर चीज़ एक सरप्लस क्वांटिटी में एक ही चीज नहीं ले सकते, हर चीज बराबर की लेनी है। जब किडनी बहुत ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली हमारे ब्लड यूरिया लेवल्स बढ़ेंगे। किडनी में क्या होगा कि हमारी किडनीज में बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली उनको फंक्शनैलिटी के लिए और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो किडनीज पे जब बर्डन पड़ता है तो क्या होता है कि किडनीज के मसाइल आने लग जाते हैं, यूरिन के प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, कि फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कीटोन्स और ब्लड यूरिया आने लग जाता है आपके ब्लड में। तो आपके लेवल्स डिस्टरप्टेड होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, किडनीज वीक होंगी। प्लस क्योंकि हम लोग प्रोटीन की अगर बात की जाए तो मटन और बीफ में बहुत ज्यादा फैट मौजूद होता है। तो जब आप डेली बेसिस पे सिर्फ प्रोटीन ये समझ के लेंगे कि ये वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमारे जो फैट की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती जाएगी। तो वो फैट बिल्डअप होके हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब वेट लॉस तो ये करेगा, मसल को भी बल्क अप करेगा, लेकिन उसके पीछे वाले जो फैक्टर्स हैं उनको भी देखें कि ये हार्ट के प्रॉब्लम्स कर सकता है, ये किडनी के प्रॉब्लम्स कर सकता है, ये लिवर के प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। तो हर चीज को माइंड में रखते हुए मॉडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक करना। बिल्कुल इशल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया आपके वार जी। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो हेल्दी साथ आपने खाना है। ये नहीं हो कि आपने फास्टिंग कर लिया, वजन कम हो जाएगा और अनहेल्दी खाना शुरू कर दें। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों की ऊंची उड़ान होती है, और ये दुरुस्त भी है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही जुर्रतमंद बेटी से जिसने साबित किया कि खवातीन के लिए कोई भी रास्ता कठिन पुरखतर नहीं है। गुलअफशा तारिक जो मैनचेस्टर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, उन्होंने फैसला किया कि वो लंदन से लाहौर तक का फासला अपनी हैवी बाइक पर तय करेंगी। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि उन हजारों मीलों की कहानी है जो गुलअफशा रिवायात की जंजीरें तोड़कर तय करती चली जा रही। बिल्कुल ऐसे ही है। गुलअफशा का मिशन दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तानी खवातीन पुरआज़्म हो तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं, और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल हो या रास्तों की सोबतें हों, उनका हौसला हिमालय से बुलंद है। और ब्रिटिश पाकिस्तानी बाइकर गुलअफशा तारिक कल सुबह कराची पहुंचेंगी, और मगर आज हमें खुसूसी तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और गुलअफशा से ही अब हम जान लेते हैं कि ये नन्ही बेटी की माँ होने के बावजूद उन्होंने ये ख़तरा जो है वो मोल लिया है, और ख़तरनाक रास्तों से सफ़र तय करते करते आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको लंदन से लाहौर तक का सफ़र बाइक पर ही करने का क्यों ख्याल आया, और इस ख्याल के पीछे
असल वजह क्या थी, क्या मोटिवेशन थी? सबसे पहले ये कोई न्यू आइडिया नहीं था, मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं दुनिया घूमूं, एक्सप्लोर करूं, बट ये नहीं पता था मोटर बाइक पे करूंगी। पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा राइडिंग की डिफरेंट इलाकों में कुछ साल पहले, अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं। और जब फिर मैं यूके चली गई, मेरी बेटी पैदा हो गई, फिर मुझे लगा सब कुछ रुक गया, क्योंकि आपकी फैमिली टाइम होता है, चीज़ें होती हैं। मेरा जो पैशन था मोटर बाइकिंग का वो एक तरह का रुक चुका था। पिछले साल मुझे कुछ लड़कियों ने रब्ता किया पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहती हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, बट उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो किस तरह से ट्रैवल करें, क्योंकि आज से पहले किसी ख़वातीन ने ट्रैवल ही नहीं किया था। तो मैंने उनको कहा कि मैं तुम लोगों के लिए पाकिस्तान आऊँगी मोटर बाइक पर, और मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि इट्स पॉसिबल, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ाज प्रोसेस, सेविंग करें तो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो मेरी मोटिवेशन वो तमाम ख़वातीन थी जो बेसिकली पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहती थी। उन्होंने मुझे किक स्टार्ट दिया कि वापस मोटर बाइकिंग पर आओ। जो मेरा कॉज था व्हील्स फॉर फ्रीडम, वो मैंने दोबारा से इनिशिएट किया पिछले साल अक्टूबर में, और तब से अब तक मैं राइड ही कर रही हूँ, और इंशाल्लाह फाइनली कल मैं पाकिस्तान पहुँच रही हूँ। जबरदस्त। गुलेफ्शा, हमें ये बताइए, तो आप जिस तरह से आप कह रही हैं कि बहुत सारी लड़कियों ने आपसे रब्ता भी किया, तो अब वो भी आपकी हमसफर हैं या अकेले ही आप ये सफर जारी रखे हुए हैं? और साथ ही एक 3 साला बेटी की माँ होने के नाते जज्बाती तौर पर इस तवील जुदाई को आपने कैसे संभाला? कौन है टेक केयर करने के लिए आपकी बेटी के? बेटी के लिए तो खैर बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस दिन मैं लंदन से निकली हूँ वो लोग पाकिस्तान पहुंचे हैं, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त मेरे पास डिसीजन था कि मैं राइड को छोड़ के मैं भी पाकिस्तान चले जाऊँ, लेकिन सब कुछ प्लान था। सब खवातीन मुझे देख रही थी कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं उनकी उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहती थी, तो मैंने बहुत सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया। पता नहीं कितनी बार मैं चलाते चलाते बाइक पे रोती रही हूँ उसके लिए, उसकी याद में, लेकिन मेरे लिए बहुत टफ था। एक तो फिजिकली आप एक अजीब से माहौल में जा रहे होते हैं, पहाड़ होते हैं, बर्फ, स्नो हिलिंग मैंने देखी रास्तों में, तूफान मैंने गुजारे हैं, तूफानों से, और फिर ऊपर से बेटी का सोच कर मैं इसी वजह से मैं बहुत तेज आई हूँ। मेरा जो प्लान था मैं उससे जल्दी पहुंच रही हूँ एक्चुअली। मैंने दिन में, अभी जैसे मैंने परसों 600 किलोमीटर एक दिन में किए हैं, तो इस तरह से मैं बाइक चला रही थी, और मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली अब मैं कल पाकिस्तान पहुंच रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। और जिस तरह से आप बता रही हैं, एक मेंटली भी आप कहीं और होते हैं, अपसेट होते हैं, जैसे आपने बेटी का जिक्र किया, और फिर रास्तों की सख्ती होती है, तकनीकी कोई ख़राबी आ जाती है, मौसम की ख़राबी आ जाती है। रात के वक्त में भी ट्रैवल इसी तरह ही आप करती रही? फिर मैंने कोशिश की है कि मैं रात को ट्रैवल ना करूं। मैं बहुत अर्ली उठती हूँ, 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, 5 बजे मैं बाइक सेटअप करना शुरू कर देती हूँ, 5:30 पे मैं रोड पर होती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग राइड करना ज्यादा इजी भी और खूबसूरत भी है। मुझे सनराइज और सनसेट देखने का शौक है। लेकिन कुछ दिन ऐसे आए थे जहाँ पे मुझे रात को भी राइड करना पड़ी थी, जो कि थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि आपको पता नहीं होता आप किस तरह के जगह पे जा रहे हैं, किस तरह के लोग मिलेंगे। और जो मेरा स्टे था, अक्सर मेरे बुक होते थे, पर कुछ जगहों पे बुक नहीं होते थे, तो मैं कोशिश करती थी मैं डे लाइट में अपनी ट्रैवलिंग करूं। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि गुज़श्ता 1 माह से अगर हम देखें तो मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब थे, आपने अपना रूट प्लान कैसे तरतीब दिया? और ये जो सिचुएशन चल रही थी वॉर की, इसने आपके सफ़र में कितनी मुश्किलात पैदा की? जैसे ही मैं लंदन से निकली हूँ तो मुझे पता चल गया था वॉर स्टार्ट हो गई है, बट मुझे उम्मीद थी कि जब तक मैं बॉर्डर पे पहुंचूंगी वॉर खत्म हो जाएगी। मैं इवन ईरान की एम्बेसी भी खुद गई थी लंदन में पूछने के लिए, उन्होंने मुझे ज्यादा वीजा दिया, तो बड़े खुश थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान ईरान से होकर जाऊंगी। तो एक इंकरेजमेंट थी कि मैं कर लूंगी, और मेरे पास सारे पेपर वर्क थे ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए। मैंने रूट प्लान अपना वही रखा था जो मेरा इनिशियल प्लान था। साउथ की तरफ से जो सीरिया, इराक और तुर्की का बॉर्डर है, मैं वहां से आने की कोशिश कर रही थी ईरान की। और तकरीबन अभी तो आई थिंक 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं कि मैं उधर बॉर्डर पर थी, और बॉर्डर के थोड़ा सा पहले ही वहां पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। सीज फायर से पहले की बात है, जिसकी वजह से मेरे लिए वहां पे रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। और वहां पे मुझे आर्मी वालों ने कहा था कि आप यहाँ से वापस जाएं, और मैं बहुत मुश्किल से वहां से बच के निकली थी। और उसके बाद मैंने यही सोचा कि इट्स नॉट सेफ टू क्रॉस ईरान इस वक्त। मैं दोबारा आ जाऊंगी, इसी वजह से मैं फिर पूरा तुर्की करके बुल्गारिया आई हूँ। बुल्गारिया में मैंने अपना अभी बाइक पार्क किया है। अब मैं बाय एयर कराची आऊंगी, अपना पाकिस्तान का ट्रिप पूरा करूंगी, फिर वापस बुल्गारिया आऊंगी। होपफुली तब तक ये सीज फायर और इनके मामला खत्म हो जाएं, ताकि मैं अपनी ट्रैवल रिज्यूम कर सकूं। हौसले बुलंद होने की बात हो रही है, और आप बड़ी दबंग भी माशाल्लाह साउंड कर रही हैं, और बड़ा मोटिवेशन जो आज जिस तरह से खवातीन देख रही होंगी, और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है सिर्फ आपको सुन के। इतना एडवेंचरस होना
और वाकई सफ़र मुश्किल भी है, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन आपने सब फेस करके माशाल्लाह से यहाँ पहुँच गई हैं। कितने ममालिक हैं जिनसे आप गुजर कर पाकिस्तान पहुँची हैं, इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। और मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों पर एक खातून बाइकर को किन किन सिक्योरिटी मसाइल का सामना होता है, इस हवाले से भी कुछ बताएं। मैंने अपना रूट प्लान जो साउथ ऑफ यूरोप है वहाँ से स्टार्ट किया था। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड के जो एल्प्स हैं बड़े मशहूर स्नो वाले, वो सारे कवर करके इटली, फिर वहाँ से मैंने फेरी लेके मैं ग्रीस गई। ग्रीस से फिर दोबारा बुल्गारिया आई थी क्योंकि मुझे बुल्गारिया देखना था। बुल्गारिया के बाद मैं तुर्की आई। तुर्की के बाद मेरा ईरान और पाकिस्तान था। तो मैंने ये वाला रूट लिया था। 2 बार अब मैं बुल्गारिया आ चुकी हूँ, तुर्की भी 2 बार कर चुकी हूँ इस रूट के अंदर। और ख़ासकर मुझे सबने बहुत कहा था कि आपको बॉर्डर पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाय द वे ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि मुझे गाइडलाइन बनानी थी सबके लिए, और आपको इश्यूज होंगे, आप अकेली हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, तो बहुत सारी मुश्किलात थी और लेकिन उसके बावजूद आपने इन सारी मुश्किलात को फेस भी किया और अपने जज्बे के साथ आपने अपना ये सफ़र जारी रखा। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं और अगर आपके रूट में लाहौर आए तो आप हमारे स्टूडियो आ सकती हैं, आप हम दावत भी दे रहे हैं। और बहुत शुक्रिया गुले अफशा आपके वक्त, और यकीनन आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए मिसाल हैं कि किस तरह अगर वो ठान लें तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी जो है वो बड़ी आसानी के साथ उसको मुकम्मल कर सकते हैं। और ये बताने में और गुफ्तगू करने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना पड़े तो वाकई ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर कर इतना बड़ा ऑन रोड बहुत मसाइल रास्ता तय करना बड़ी ज़बरदस्त बात है। सैल्यूट टू हर के उन्होंने इतने ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान पहुंची हैं। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से जिस जंग बंदी की बुनियाद रखी गई थी वो इंतहाई कमज़ोर दिखाई दे रही थी। ईरान और अमरीकी क़यादत के बयानात से वाज़े हो रहा है कि फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ में लचक लाने को तैयार नहीं है और नेतन्याहू ट्रंप की पुश्तपनाही का भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़े कर दिया कि अमरीका को इसराइल की जंग और अमन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अब नाए हुर्मुज़ की बात करें तो दोबारा मुमकिन बंदिश दुनिया बर्दाश्त कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर तजिया हासिल करने के लिए माहिर दिफाई उमूर फैसल शाह साहब और इसके साथ साथ उस्मान शाहिद साहब ने ज्वाइन किया है। फैसल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का पहले तो वक्त देने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं सीज़ फायर भी हो रहा है, जंग बंदी की बात भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा और अभी भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका पर इसराइल का प्रेशर भी है। तो इसराइल को जो अस्करी अहदाफ हासिल करने का जो वक्त दिया गया है, या अभी भी लग रहा है आपको कि उनके पास ये वक्त है कि वो अपने अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं? मुझे प्रोग्राम में लेने का आपने सही कहा कि इजराइल इस वक्त भी बाज नहीं आ रहा है और वो अपने जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है और लबनान के एक हिस्से को जम करना चाहता है अपनी टेरिटरी में। उनके यहाँ से बयान भी आ रहे हैं कि हम जंग के बाद भी अपने बॉर्डर्स को फैलाएंगे और कम से कम लबनान का जो जुनूबी इलाका है, लबनान का जो इलाका है उसको ज़रूर अपने बॉर्डर्स में अंदर लेंगे। देखें, जब ये तकरीबन 10 दिन पहले की बात होगी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि हम बातचीत कर सकते हैं और एक अल्टीमेटम जो दिया था उसका टाइम बढ़ाया था, तो उसी वक्त नेतन्याहू का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ देखेंगे, अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा होगा तो हम मुआहदे को मानेंगे, वरना हम किसी मुआहदे को नहीं मानेंगे। तो उसकी अगर बैकड्रॉप में आप देखें तो वो तो बिल्कुल वो ही कर रहे हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। अब ये कहना कि जी जो अमन मुआहदा या सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ कबाहत है कि जी हमने ये कहा था, समझा गलत गया, तो ये बेसिकली एक कमजोरी है जो अमेरिका दिखा रहा है इजराइल के आगे। जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसमें फरीकैन बैठते हैं और बीच में एक मीडिएटर को डाला जाता है, तो मीडिएटर को इसीलिए डाला जाता है कि वो दोनों की नुमाइंदगी करे और उसकी जो भी बात होती है वो ऑथेंटिक होती है। तो पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी है और उसमें जिक्र किया है कि लबनान भी इस सीज़ फायर में शामिल है, तो वो मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ है और इसीलिए आप देखें कि दुनिया के बाकी तमाम ममालिक इसराइल को कंडेम कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं जो कुछ वो लबनान में कर रहा है। पूरा यूरोप भी जो है वो इस पर तनकीद कर रहा है कि जब ये इस तरह की बातचीत हो चुकी है और सीज़ फायर हो चुका है तो अभी लबनान पर जो हमले हैं इसराइल को वो रोक देने चाहिए फौरी तौर पर।
उस्मान साहब, आपकी जानिब मैं आना चाहूँगा। सदर ट्रंप का ये कह देना कि लबनान इस डील का हिस्सा नहीं है, क्या ये इसराइल को लबनान में तबाही फैलाने और लाइसेंस टू किल देने के मुतरादिफ नहीं है? गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है यहाँ पर भी। जी जी जी। एक तरह से अनचेक्ड इम्प्यूनिटी है इसराइल के एंड के ऊपर कि जिस तरीके से हमने देखा एक्सक्यूज मी गजा से लेके लेबनान और फिर शाम तक जो है हमने यही प्लेबुक देखी, यही पैटर्न देखा कि अब वो बफर जोन बनाने की बात कर रहे हैं सदर्न लेबनान के अंदर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जिस तरीके से ट्रीट करता है इसराइल को है वो इंतहाई आप कह लें कि इंटरनेशनल लॉ के ताबे नहीं है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि एक्सेप्शनलिज्म की पॉलिसी है अमेरिका की टुवर्ड्स इसराइल। लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के ऊपर भी जो है मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है सदर्न लेबनान के अंदर, सॉरी लेबनान और इसराइल के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इन जो मुज़ाकरात जिस एक तरह से सिचुएशन के अंदर हो रहे हैं वो कोई इतनी फेवरेबल सिनेरियो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साथ साथ ट्वीट भी भेज रहे हैं, साथ अपने मुज़ाकरात का वफ्त भी भेज रहे हैं, इसराइल मुज़ाकरात भी कर रहा है, फिर बमबारी भी वहाँ पे वहशियाना सफाकाना तरीके से लोगों को जिस तरीके से वहाँ के ऊपर मारा जा रहा है, कत्लेआम में नज़र आ रहा है। लेकिन देख ले सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, इसमें कोई शक नहीं, वोलाटाइल सिचुएशन है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जंग के दौरान जो है, मेरे ख्याल में हम तो अभी पाकिस्तान को देख रहे हैं, जंग के दौरान हमने कोशिश की है कि भाई को भाई से ना लड़ाया जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा, हमने सुन्नी शिया की यहाँ पे डिवाइड जो है उस तरीके से नहीं होने दी और स्पॉट लाइन को एक्सप्लॉइट नहीं करने दिया इसराइल को। जिस तरह उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए सऊदी अरेबिया पे, तो रिस्ट्रेंट शो किया दोनों कंट्रीज ने। और अभी जिस तरह से सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल जो हैं उनका रब्ता हुआ है अब्बास अराक्ची के साथ, तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं और सिचुएशन डिफ्यूज होने की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मामला जो है मरहलावार होगा, कंप्रीहेंसिव डायलॉग होंगे, लेकिन एक आप कह लें अमन के रास्ते की तरफ इस वक्त मामला आता है। तो याद रखें ये मुज़ाकरात माजी के अंदर किए गए तमाम मुज़ाकरात से बड़े मुख्तलिफ हैं जो दुनिया में पीस टॉक्स हुई हैं। जंग बंदी आर्जी तौर के ऊपर है, इंतहाई फ्रेजाइल सिचुएशन है, पूरी दुनिया के स्टेक्स हैं। याद रखें यहाँ पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवर्ट किया और ये बात पूरी दुनिया का प्रेस लिख रहा है। हमारे पड़ोस के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं वो इस चीज़ को मान रही हैं, मुस्लिम दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, ग्लोबल पावर्स जो हैं वो बता रही हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी जो की वो शटल डिप्लोमेसी भी थी ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारी जो है उसके डिविडेंड्स हमें मिल रहे हैं यहाँ के ऊपर है। तो पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर भी पाकिस्तान इंतहाई क्रेडिबल और रेलिवेंट नजर आएगा। और याद रखें हमने अपनी स्ट्रेटेजिक रेलिवेंसी को मुसलसल बरकरार रखा है 10 मई के बाद से लेके अक्रॉस द ग्लोब, चाहे रीजनल एक्टर्स हो जाए, वेस्ट एशिया में मुस्लिम वर्ल्ड हो जाए, हमने अपने स्टेक्स का ख्याल रखते हुए उनके मफादात का उसको जो है मुकद्दम रखा है। इवन ईरान देखें, हमने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जिसके अंदर ईरान को लगे कि उनकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है या कंप्रोमाइजिंग सिनेरियो है। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं ईरान। और दूसरी तरफ हमने अमेरिका को भी कन्विंस करने की कोशिश की और याद रखें इसी अमेरिका का हमने चीन के साथ रब्ता करवाया 1972 के अंदर है। और दूसरी तरफ हमने 2016 के अंदर इसी अमेरिका को बैठाया था दोहा में अफगान तालिबान के साथ, और अभी 10 साल बाद इसी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को हम दोबारा बैठा रहे हैं आमने सामने। और इस दफ़ा जो है मुज़ाकरात का जो मेज़बान है वो पाकिस्तान होगा। और याद रखें ये इंतहाई संजीदा नौइयत के मुज़ाकरात हैं। जेडी वैंस का आना मेरे ख्याल में बताता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो जिनका हिस्सा है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो वफ्त यहाँ के ऊपर आ रहा है, उसे बार बार इनपुट नहीं लेनी है। आ रहा है और ये क्रेडिट सारा पाकिस्तान को जाता है। उस्मान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जिस तरह से पाकिस्तान ने सबको कनेक्ट रखा है और सबको लेकर चल रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ है और दुनिया भी मुतरफ है। फैसल साहब आपकी जानिब आऊंगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ईरानी स्पीकर पर तंज करना और 10 निकात को डब्बे में फेंकने की बात करना, व्हाइट हाउस अब भी सिफारतकारी के बजाय धौंस और धमकी की पॉलिसी से काम लेगा, आपको लगता है ये सारी सिचुएशन हो सकती है? एक चीज समझने की जरूरत है कि अमेरिका एक कम से कम इस वक्त एक सुपर पावर है जी। उसको चैलेंजेस हैं इस नंबर 1 सीट के लिए, लेकिन वो अभी भी सुपर पावर है और वो उसी जोन में इस खत्ते में आया था और उसको सबसे ज्यादा शदीद धचका ये लगा है कि उसको एज ए सुपर पावर ट्रीट नहीं किया गया इस खत्ते में। और ईरान ने जो उसको हजीमत और खिफत दिखाई है वो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। तो वो किसी तरह से फेस सेविंग करना चाहते हैं, वो बेशक खाली स्टेटमेंट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको ये बताना है कि ये जंग बिल्कुल जायज़ थी, हमारे बिल्कुल जायज़ मकासद थे और हमारे मकासद हल भी हो गए हैं और ईरान ने घुटने भी टेक दिए हैं। हालांकि ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत मुख्तलिफ है।
जो सारी दुनिया जिसके ऊपर जी। बात कर रही है। तो जेडी वेंस या ट्रम्प या पीट हेग्सेथ, ये जो भी बयानात दे रहे हैं, इनको मेरा ख्याल है कि एक तनाजुर में देखना चाहिए। इनको मन-वन नहीं देखना चाहिए, और ये हैं भी नहीं मन-वन। ये बेसिकली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए हैं। दुनिया इन पे बिलीव नहीं कर रही है, क्योंकि दुनिया ने जो देखा है, 21वीं सदी है, ये कोई 18वीं सदी तो है नहीं। जी। तो जो कुछ हो रहा है, दुनिया सैटेलाइट के ज़रिए लाइव देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लाइव रिपोर्टिंग हो रही है हर जगह से, इवन ईरान के अंदर से हो रही है। और जो इनके ख़यालात थे, जो इनकी कैलकुलेशंस थी, सब कुछ उसके बरअक्स हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, इनको ज़ाहिर-सी बिल्कुल बात है ऐसे कि ही। बहुत हज़ीमत का सामना है। आप मुझे ये देखिए, ये बताइए कि सिफारती कोशिशों की आप बात कर रही हैं और ये जी। ठोस धमकियाँ दे रहे हैं। तो गार्डियन की रिपोर्ट है कि ये पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे थे कि हमारी सीज़ फायर करवा दो। जी। और बहुत सारे अखबारात हैं जिन्होंने ये रिपोर्टिंग की है कि इनके कंटिन्यूस राब्ते थे पाकिस्तान से कि किसी तरह सीज़ फायर पे सीज़ बात फायर करवाएं, करवा किसी दें। तरह कोई बातचीत टेबल पे बिठाने की बात करें, हालांकि ईरान राजी नहीं था। तो अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस किस्म की बातें कर रही हैं, तो इनकी दोस्त धमकियों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी दोस्त धमकियों से ईरान को दौरान जंग कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। आप देखिए, वो लड़ रहा था और आखिरी टाइम तक आप देखें कि कुछ घंटे पहले उसने ये कह दिया था कि मैं अमेरिकियों से मजीद हम बात नहीं करेंगे। नहीं कर- फैसल साहब, तो बल्कि ये इससे भी सिर्फ बढ़ के domestic हमने ये audience देखा को- कि इस जंग के अंदर सुपर पावर की तरह आपने सही कहा कि ट्रीट नहीं किया गया, सोशल मीडिया पे भी सही तरह ट्रीट नहीं किया गया। हम देखते थे कि किसी ना किसी ईरानी एम्बेसी की तरफ से, ईरान की जानिब से जो भी सख्त स्टेटमेंट्स आती थी, उसकी मीम्स बना दी जाती थी। जिस तरह से आपने हुज़मत को कंट्रोल करने की बात हुई, फिर खोलने की बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हम तो वो चाबी कहीं रख के भूल गए। तो इस तरह से उनका मजाक भी उड़ाया गया, तमस्कुर भी उड़ाया गया। उस्मान साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। फैसल साहब दोबारा आपकी जानिब भी आएंगे वापस। इस बात पर आपका कमेंट चाहेंगे कि आपको जो अमरीकी वफ्द है वो कितना बैलेंस नज़र आता है। स्टीव विटकॉफ की बात कर लें, जेरेड कुशनर की बात कर लें, ईरानियंस को उन पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन दोनों नामों पर। जेडी वेंस भी गो के शामिल हैं और एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, समझदार सियासतदान है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना बैलेंस ये वफ्द है, और इसमें ज़्यादा जो रसूख होगा वो किसका हो सकता है इन तीनों में से? ये इस वक्त की क़यादत जो है जेडी वेंस कर रहे हैं, और जेडी वेंस के ऊपर ईरान काफ़ी हद तक जो है मुतमिन नज़र आता है। याद रखें, इस जंग के आगाज़ से लेके अब तक जेडी वेंस इस जंग के जो रैशनेल था उससे मुत्तफिक नहीं थे, इसीलिए आपने उनके ज़्यादा बयानात, ट्वीट्स वगैरह नहीं देखे। और इरानियंस किसी सूरत के अंदर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ एंगेज नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि 13 जून उनके सामने है, जनीवा मुज़ाकरात सामने है। तो उन्होंने इनकी गैर संजीदगी जो है उसका बरमला इजहार किया। और उसके अलावा ओमानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका आर्टिकल बताता है कि इनके पास कोई उस तरीके की एक्सपर्टीज़ नहीं, स्किल्स नहीं है, वो डिप्लोमेट साथ नहीं थे जो कि न्यूक्लियर नेगोशिएशंस को अच्छी तरीके से समझते। तो मेरे ख्याल में इरानियन जो हैं वो, ये भी उनकी एक तरह से आप विक्ट्री तस्वुर करें कि उन्होंने अमेरिका को कन्विंस किया है कि मुज़ाकरात के अंदर जो हैं वो आप अपने नायब सदर को भेजें। तो मेरे ख्याल में जेडी वेंस जो है, उनका पॉलिटिकल स्टेक्स है अमेरिका के अंदर। वो नहीं चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त के अंदर जब पूरा अमेरिका भी देख रहा है, पोलराइज हो गया हुआ है, सेनेट अगले हफ्ते जो है करारदाद लेके आ रही है इस जंग को रोकने के हवाले से, और वो चाहते हैं कि उनका सियासी कैरियर जो है वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर चाहेंगे कि मामलात यहाँ के ऊपर डिफ्यूज़ हो जाएं, न्यूट्रलाइज हो जाएं। और बाकी फेस सेविंग के लिए जेरेड कुशनर उनको इसलिए डिस्पैच कर दिया गया है कि अगर ऐसा जेडी वेंस के साथ किसी और को भेजा जाता है, मार्को रूबियो को, तो ये इंप्रेशन चला जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के से मुतालिक जो उनकी पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, स्पेशली कि मैं खुद जो है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट को देखूंगा, वो काफ़ी हद तक बैक बर्नर पे चली गई है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फेस सेविंग भी ली है, इनको भी फोटोशूट के अंदर जो है हम देखेंगे। लेकिन जेडी वेंस जो हैं, आप उनको एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पे यहाँ पे देखें, जो इस जंग के ना पहले हामी थे, और अभी जो मंजरनामा दुनिया के सामने आया हुआ है कि कमोपेश सूरत हाल अगर वैसी नहीं तो उसके करीब करीब है जो सोवियत यूनियन का हशर हुआ अफगानिस्तान से। 5 साल पहले आप जिल्लत समेट के जो है 2021 अगस्त में निकले अफगानिस्तान से, ठीक 5 साल बाद उसके पड़ोसी मुल्क में आप जलील हो रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। एक फौजी को निकालना है, 155 तैयारे आगे, $50 करोड़ आपके पास वो लग गया ना। आप जनरल केन की सुन रहे हैं, टॉप 6 आपने जनरल हटा दिए, रैंक एंड फाइल जो है वो लड़ने पे आमादा नहीं है, वो कॉन्शियस ऑब्जेक्टर बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम गैर कानूनी गैर अखलाकी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। खुद जो है मेगा बेस आपकी जो है वो पोलराइज हो चुकी है, अप्रूवल रेटिंग आपकी बॉटम के ऊपर जा रही है। आपके जो अलाइज हैं खित्ते के अंदर, पर्टिकुलरली नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें
अक्रॉस द अटलांटिक, तो वो सारा बैकआउट कर गए हैं। वो अपनी एयर स्पेस नहीं दे रहे आपको मिलिट्री सप्लाईज के लिए। खलीजी रियासतें आपसे जो है वो काफ़ी हद तक नाला है कि आपने उनकी उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं की। एफ फैमिली के तमाम त्यारे आपके ज़मीन बोस हो गए हुए हैं। 20वीं सदी का आपका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स का फिनोमेना था वो डन एंड डस्टेड हो चुका हुआ है इस 6th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जिसमें टेक्नोलॉजी है। तो ये मिथ टूट गई हुई है और ऑफ इनविंसिबिलिटी खत्म हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मिलिट्री सुप्रीमेसी का एक कॉन्सेप्ट आया था वो दूर दूर तक मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर ग्लोबल साउथ को मैं उभरते हुए देख रहा हूँ। न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है जो कि शेप हो रहा है उसमें इरानियंस का बहुत बड़ा स्टेक है। याद रखें, ईरान ने जो एक सलाहियत गेन की है कि वो अपने दुश्मन, अपने एडवर्सरीज की जो रवैया है, जो उसका बिहेवियर है, उसको शेप कर सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप यूरोप में देखें। बिल्कुल उस्मान साहब, ईरानी डटे रहे और एक नई ताकत उभर कर सामने आए हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें जो हो रही थी, रजीम चेंज की बातें हो रही थी, वो अब शेप ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। फैसल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से ज़बरदस्ती अमेरिका को इस जंग में धकेला गया, इसराइल का एजेंडा अपना था, अमेरिका को ज़बरदस्ती कह लें कि प्री प्लानिंग कोई नहीं थी और जंग में आ गए और कोई कुछ हासिल भी ना हुआ। जिस तरह से उस्मान साहब भी गिनवा रहे हैं कि कितना नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। अभी भी अगर हम नेतन्याहू को देखें तो वो बाज नहीं आ रहा। वो बयान पे बयान आ रहे हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी लम्हे दोबारा मैदान जंग में उतरने को तैयार हैं। तो क्या इसराइल पूरे खिते को ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की भीड़ चढ़ाना चाहता है? क्योंकि अभी हमने देखा एजेंडा तो इनका यही था और नाकाम हुए। अब ये मामला पोस्टपोन नजर आ रहा है, लेकिन इसराइल इसी एजेंडे पर गामजन है और दोबारा इस तरह की हरकत कर सकता है। पहली चीज तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका खामखी आ गया। हम ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका खामखी आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आया था। इसमें टाइम और तरीका वो शायद सही नहीं था और वो इजराइल को ज्यादा सूट करता था, लेकिन अमेरिका का अपना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है यहाँ आने के लिए। और उसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो नवंबर 2025 में आई है, जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के कुछ कोर इंटरेस्ट डिफाइन किए हैं। और एक कोर इंटरेस्ट इस रीजन के बारे में है जो कहते हैं कि हम किसी भी एडवर्सेरियल पावर को यहाँ के गैस और तेल के ज़खायर और जहाँ से वो गुजरते हैं उन आबी गुजरगाहों पर कब्जा नहीं हासिल करने देंगे। तो ये एक कोर फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट है जो इन्होंने नवंबर 2025 में डिफाइन कर दिया था। तो इसके तहत तो उन्होंने यहाँ आना ही था और इस खित्ते पे किसी और को कब्जा हासिल करने से रोकना था। अब अगर रीजनल लेवल पे देखें तो ईरान ऐसा नजर आता है, एडवर्सेरियल पावर ईरान अमेरिका का, और ग्लोबल लेवल पे देखें तो चाइना नजर आता है। और अगर ये जो सारा किस्सा हुआ है जंग हुई है, इससे पहले देखें तो वेनेजुएला में अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था और वहाँ के जो तेल के ज़खायर थे उन पे कब्जा कर लिया। तो वहां से भी चाइना को ज्यादा तरसील होती है, यहाँ से भी चाइना को तरसील होती है। तो मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हम चाइना का बाजू मरोड़ सकें इन ज़खायर का कंट्रोल करके। लेकिन टाइमिंग्स और जो तरीका है वो शायद इस वक्त मौजू नहीं था। बगैर तैयारी के आए और एक जोन में आए और ये सही कैलकुलेशन नहीं कर सके कि हमारे एक्शन से रिएक्शन क्या होगा। वो सारी चीजें इजराइल को सूट करती थी क्योंकि इजराइल चाहता है कि जंग चलती रहे, कोई ना कोई फ्रंट खुला रहे। इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है लेकिन वक्त की किल्लत है और वाकई कैलकुलेशन के बगैर आए और बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान सालार अदा कर रहा है। वी होप कि अमन हो, ये अमन मुआहिदा तय पा जाए और नेतन्याहू जो है अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इसराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि बिल आखिर हम देख रहे हैं हासिल तो कुछ ना हुआ, ना अमेरिका को ना इसराइल को। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, कदीम तिब हो या जदीद साइंस, दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर मैदा दुरुस्त है तो पूरा जिस्म तवाना है। लेकिन बदकिस्मती से आज हम चटखारेदार खानों और फास्ट फूड के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारा मैदे का सिस्टम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हम अक्सर बदहज़मी और गैस को मामूली समझकर कोई ना कोई टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे मैदे के अंदर रहने वाले अरबों बैक्टीरिया, जिन्हें गट फ्लोरा कहा जाता है, उनके साथ क्या बीत रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ये अंदरूनी तवाज़ुन बिगड़ता है तो ना सिर्फ निज़ाम बल्कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम और दिमागी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अल्सर से लेकर तेज़ाबियत तक हर बीमारी की एक जड़ है जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही समझने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम फरहान हनीफ साहब।
उनसे हम जानेंगे कि हम अपनी ग़िज़ाओं में कौन कौन सी तब्दीलियाँ कर सकते हैं जिससे हमारे मैदे की जो सेहत है वो बेहतर हो सके। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैदा अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का डिस्टर्ब ही रहता है। घर में कोई ना कोई एक फ़र्द ज़रूर होगा जिसने खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद उसको डिस्टर्बेंस रहती है। इसकी क्या बड़ी वजूहात हैं? पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। इसमें सबसे ज़रूरी काम पहले तो गट फ्लोरा है क्या। ये असल में निज़ाम इंहिज़ाम है। हमारे जिस्म में खरबों जरासीम होते हैं, तकरीबन कह लें को आम रूटीन में 1.5 किलो के करीब। अब वो जो जरासीम है, अगर तो अच्छे जरासीम हैं वो ज़्यादा हैं तो आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका दिल अच्छी तरह वर्किंग करेगा, दिमागी सुकून होगा, स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा, गैस्ट्रो प्रॉब्लम नहीं होगा, इस अल्सर नहीं होगा, आंतों में इन्फेक्शन नहीं होगी। अगर बैड जरासीम जो है, बुरे जरासीम अगर वो ज़्यादा हो गए तो फिर आपका क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, अफारा हो जाएगा, तेज़ाबियत गैस रहना शुरू हो जाएगी, आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, स्टूल आपको सही नहीं आएगा, किसी को कब्ज़ हो जाती है तो किसी को स्टूल नरम आना शुरू हो जाता है, किसी को ऐसा होता है कि मोशन ही लगे रहते हैं। यानी कि इंसान की तबीयत के बिगाड़ में इसका बहुत बड़ा किरदार है। अब ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अपने आप को फिट रखने के लिए अगर हम तरीका देखें जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो एक हिस्सा खाना खाया जाए, एक हिस्सा पानी पिया जाए, स्टमक के 3 हिस्से कर लें मैदे के, एक हिस्सा खाना खाया जाए, एक हिस्सा पानी पिया जाए और एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाए। हम तो जब खाना खाते हैं तो ओवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इसी तरह कुरान हमारी रहनुमाई क्या कर रहा है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। यकीन करें पूरे का पूरा स्टमक, पूरी का पूरी हमारी जो बॉडी है ना, इसका निचोड़ इस 2-3 अल्फाज में है, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज ना करो, इसराफ ना करो। हम मार कहाँ पे खाते हैं, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं। इसके बारे में बहुत बड़े बड़े जो हमारे हुकामा गुजरे हैं वो कहती हैं कि पेटू जो है अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। ठीक है, वो क्या करता है, खाना बहुत खाता है। फिर इसी तरह एक बड़ी कहावत मशहूर है कि जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, लेकिन हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं। अब खाना देखिए ना, सहाबा कराम के दौर में खजूर की गुठली चूस के कितने दिन गुजारा किया जाता था। खजूर से 1-1 महीना सिर्फ खजूर ही खाई जाती थी और कुछ था ही नहीं। तो तब सहाबा में ताकत भी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे हमारा ना, वो कहते हैं ना, चीज पड़ी है ना, पेट भर भी जाता लेकिन दिल नहीं भरता। सबसे पहले इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें जो हमें ग़िज़ाएं ज्यादा खानी चाहिए, उसमें अगर देखा जाए तो शहद, जिसको शिफाउल लिन्नास। अब शहद जो है, अंदरूनी जख्म हो, बैरूनी जख्म हो, बेहतरीन इलाज शहद है। अगर आप शहद का इस्तेमाल करें, पानी में मिला के इस्तेमाल कर लें, आप दूध में मिला के इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन नताइज है। उसके बाद दलिया जो तलबीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। मैं समझता हूँ ऐसे अफराद जिनके बुरे बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, वो अगर दलिया जो सुबह बनाएं और उसमें बादाम की गिरी और मेवा डाल लिया जाए, इसे मुसलसल चंद दिन इस्तेमाल कर लिया जाए, आपका पेट फौरी तौर पे ठीक हो जाता है, अल्सर फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। एच पाइलोरी जो इतना ख़तरनाक मर्ज़ है, उसमें भी इसका इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह हम देखते हैं कलवंजी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, बहुत बड़ा उसका फ़ायदा है, वो भी इसमें। और ऐसी ग़िज़ाओं में फ़ाइबर जैसे दही है, लस्सी है, आप इसमें एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीता और केला मिक्स करके वो खा सकते हैं। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। सब्जियों में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, ये आंतों की इन्फेक्शन को ख़त्म ही करते हैं। आजकल हम ना, जिस तरह गैस की भी आपने बात की, ब्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत सुनते हैं। क्या वजह है कि हम जो जंक फूड ले रहे हैं या फिर जो हमारी खुराकों के अंदर केमिकल शामिल है, उसकी वजह से ये लोग अपने आप को ब्लॉट फील करते हैं? एक तो इसकी रीज़न भी बता दें और इसके लिए कोई हल भी तजवीज़ करें। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। ब्लॉटिंग आजकल बहुत ज़्यादा होती है। उसकी बुनियादी वजूहात में हमारी कुछ खामियाँ हैं। एक तो खाना टाइम पे नहीं खाते, नींद पूरी नहीं करते, रात का खाना लेट खाते हैं। उसके बाद जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें नुकसान देती हैं। आप खाना खाएं लेकिन चिकनाई, घी जो है, ऑयल जो है, कोशिश करें बिल्कुल लाइट सा डालें। ख़ास करके अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो उसमें तो आपको ऑयल डालना ही नहीं चाहिए। उसी में आप जो
बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा, या एक आधा चम्मच डाल लें। हम पराठे खाते हैं तो ये नुकसान देते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा खाना हम बड़ी जल्दी में खाते हैं। अब खाना किरदार बनाता है। अब जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो आपके अंदर एतदाल कैसे आएगा? आपकी तबीयत जो खाना जब किरदार बनाएगा तो आपके अंदर भी जल्दी पैदा होगी ना। आप किसी सिग्नल पर नहीं ठहरेंगे, आप किसी जगह किसी की बात नहीं सुनेंगे। खाना बिल्कुल तहम्मुल के साथ अच्छी तरह चबा के खाएं। कभी भी गैस का इशू नहीं होगा। अगर आप 32 आपके दांत हैं तो 32 दफ़ा चबा के खाएं। देखें अल्लाह ताला ने काटने वाले दांत, चीरने वाले, फाड़ने वाली जाड़ें, ये हर चीज़ बनाई है, जबड़े भी हैं। तो इसमें अगर ये आप अच्छे तरीके से इसको चबाएंगे, सलाइवा थूक शामिल होगा तो आपको ब्लॉटिंग होगी नहीं। तो इसमें ब्लॉटिंग के लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। अगर आप काली मिर्च और इसके साथ अजवाइन, 2-3 काली मिर्च और अजवाइन की 1-2 चुटकी खाना खाने के बाद खा लें तो आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी। और ऐसे अफराद जिनके दांत हैं ही नहीं है, 2, 4, 5 दांत नहीं है, उन्हें चाहिए खाना वो जो है बिल्कुल नरम करके खाएं, या रोटी का इस्तेमाल ना करें, रोटी से ब्लॉटिंग बढ़ती है। ऐसे अफराद को चाहिए रोटी कम खाएं, सालन ज़्यादा खाएं, ब्लॉटिंग नहीं होगी। उसके बाद जो आंतों में इन्फेक्शन रहती है, एक तो आम नुस्खा बड़ा सादा सा है, ज़ीरा, सफ़ेद और सौंफ, इसको हल्का सा बरियां करके आप रख लें, 2-3 चुटकी खा लिया करें खाने के बाद। उसके बाद पानी जब भी पिए नीम गर्म पिए और सिप ले के पिए, इससे भी ब्लॉटिंग ख़त्म होती है। उसके बाद अगर आपको गैस का इशू ज़्यादा रहता है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर आप अगर नुस्खा देखें तो उसमें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये 3 चीज़ें जो आंतों की इन्फेक्शन को भी ख़त्म करते हैं, एच पाइलोरी को भी ख़त्म करते हैं। अब गैस होती क्यों है? जब आंतों में इन्फेक्शन होती है। जब आंतों की इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, गैस आपको नहीं होगी। तो उसके लिए हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों 50-50 ग्राम वज़न ले लें, इसका फ़ाइन पाउडर करके ये इस्तेमाल करें। अगर ज़ख़म ज़्यादा हो तो इसमें आप गूंद किक्कर और राल सफ़ेद, ये दोनों भी शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करके आप कैप्सूल भर रहे हैं 1000 mg का, और ये इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा बेहतरीन है। और गैस के लिए अगर आप इसके अलावा नुस्खा बनाना चाहें तो बड़ा सादा सा है। उसमें आप पुदीना, अब अगर आप कहवा पीना चाहें तो कहवा बड़ा सादा सा होता है। पुदीना, अजवाइन और तेज़ पत्ता, ये इतना कमाल का है। अगर आप ये कहवा बना के इस्तेमाल करें सुबह शाम तो इससे भी गैस का इलाज बड़ा बेहतरीन मौजूद है। अच्छा हकीम साहब, हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतना खाते भी नहीं है बेचारे, लेकिन ना कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं और अक्सर उनकी तबीयत आवाज़ार रहती है। ये क्या प्रॉब्लम है और इसका कोई नुस्खा बताएं? अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा जो है ये तेजाबियत को बढ़ाता है, गैस को बढ़ाता है। जितने भी गुस्से वाले अफराद होते हैं 80% उनका स्टमक ठीक नहीं होता। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके अंदर गुस्सा ज़्यादा, गुस्सा जहर पैदा करता है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जिसको गुस्सा आता है, गुस्सा भी बुनियादी तौर पे आपके अंदर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें उसका गट जो है वो नुकसान में है, गट फ्लोरा का वो मरीज़ है। तो ऐसे में अगर बड़ा सादा सा नुस्खा बताऊंगा, ये कैस्टर ऑयल आम, ये सस्ता सा मिल जाता है। 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच मिलाएं इसके, और इसमें शहद मिला के। लोग अक्सर समझते हैं कुसैला सैर नहीं इसको पीते, हालांकि यकीन करें इतनी बेहतरीन चीज़ है। ये सुद्दे पड़ गए, आपको डॉक्टरों ने कह दिया आप बच नहीं सकते, आपको 8-9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, स्टूल पास ही नहीं हो रहा। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्हें ड्राइनेस को खत्म करता है। जी, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्हें 1-1 माह से स्टूल नहीं आया, लेकिन वो फिर भी खाई जा रहे हैं। अब जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो जो खाना खाता है वो खा जाते हैं, तो फिर और खाई जाता है। तो ये क्या करता है, सुद्दों को निकालता है। और ये जो ड्राइनेस है ना, इसकी वजह से कब्ज होती है। जब आपके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, खुश्की का आपको, और ये नुकसान क्या करती है, आपकी बालों को कमज़ोर करती है, आइज़ को कमज़ोर करती है, आपके चेहरे को बेरौनक करती है। इसलिए ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप अगर रोज़ाना इस्तेमाल करें कोई 10-15 दिन, महीना, तो अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला हल हो जाएगा। जैतून का तेल भी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें जैतून का तेल भी बड़ा अच्छा है, इसमें रोगने बादाम भी बड़ा अच्छा है। अगर आप वक्ती तौर पर लेना चाहें तो आप ये नुस्खा है, उसमें पुदीना ले लें 50 ग्राम, अजवाइन ले लें 50 ग्राम, सना मक्की जो है वो 100 ग्राम शामिल कर लें, और इसमें सफ़ेद नमक 50 ग्राम से भी कम, थोड़ा सा। अगर ब्लड प्रेशर है तो वो ना इस्तेमाल करें। अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इससे भी स्टूल ज़रा खुल के आ जाता है, लेकिन वो वक्ती रिलीफ है। ओरिजिनल इलाज के लिए ये इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन इलाज है। और मैं समझता हूँ जिसका गट फ्लोरा मुतासर है, एच पाइलोरी का मसला है, ऐसे पेशेंट अक्सर का जो आपको आगे कहते हैं ना, मुझे लगता है मुझे जादू हो गया, मेरी तबीयत ठीक होती ही नहीं है, कभी मोशन लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, घबराहट, बेचैनी बहुत है, डर खौफ बहुत लगता है, गाड़ी चलाने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता, 50 आदमी बैठे हो वहाँ पे डर खौफ आता है। तो ये जितने भी मसले हैं
ये गट की वजह से है, एच पाइलोरी है ये। और इसमें बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो जादू जिन्नात वाले वो आमलों के पास जाते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, फिर आते हैं तो फिर मैं समझाता हूँ आप जाके अपना टेस्ट करवाएं तो आपका तो ये मसला है। तो इसमें आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, खौफ है, दिल की धड़कन का तेज होना, दिल का कमजोर होना, आपको स्टूल सही नहीं आ रहा, आपको कब्ज की शिकायत है, आंतों का मसला है, अल्सर है। खौफ की वजह से उनका पेट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है किसी खतरे की वजह से। ये जो आपने बात की, कई पेशेंट आते हैं जैसे ही कोई टेंशन आती है हमारा पेट दर्द शुरू है, शायद हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। ये जो आपने बात जबरदस्त की, लोगों को इसका फायदा हो जाएगा। अक्सर लोग ऐसे आते हैं जब भी हमें कोई परेशानी आती है हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, मोशन आ जाता है। अब इसमें लोग समझते हैं टेंशन, असल में तो आंतों का इशू है। जैसे ही कनेक्शन स्टमक हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे आप आंतों का इलाज करना है, ऑटोमेटिकली आपका मसला हल हो जाएगा। जो खौफ वाली अलामत है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर आजकल ये बहुत, और इसमें यकीन करें अगर ऐसा बंदा है जिसको खौफ है, उसमें मुरब्बा आमला इंतहाई मुफीद है और उसमें दलिया जो इंतहाई मुफीद है, अगर वो इस्तेमाल किया जाए। मस्तगी रूमी, वो एक दाना सा आपके प्रोग्राम में मैंने बताया भी था, बड़ा वो लोगों ने पसंद किया था। ये इसको आप थोड़ा सा बबल की तरह, इसको चिंगम की तरह खा लें, इसको निगल लें, बड़ा बेहतरीन है। एच पाइलोरी के लिए, आंतों के जख्मों के लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी मजेदार सी चीज़ बता दूं कि जो लोग जिनके खून की कमी भी है, चेहरा इसमें पीला हो जाता है, और एच पाइलोरी भी है, अब वो चाहती हैं सेहत भी बढ़ जाए, वेट भी थोड़ा सा अगेन हो जाए, और साथ ही साथ आंतों का इन्फेक्शन खत्म हो जाए, तो मुरब्बा गाजर बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके छोटे छोटे पीस करके इसमें मक्खन मिक्स करके ना, तो सुबह का नाश्ता करना शुरू कर दें। एक दिन ये नाश्ता करें और एक दिन दलिया जौ का करें। यकीन करें इंतहाई मौसर, इंतहाई मुफीद। और इसी में एक जाते जाते आपको बता दूं, नबीज़ बड़ी बेहतरीन चीज़ है, जैसे तलबीना है। ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी है, कमज़ोरी है, नकाहत है, तो ऐसे अफराद साथ क्या करें, 3 खजूरें ले लें और 3 दाने मुनक्के के ले लें, और 1 इंजीर ले लें, और उसमें बादाम की गिरी 7 अदद ले लें, खशखाश आधा चम्मच, सोगी जो मेवा होता है वो भी आधा चम्मच, चारे मगज आधा चम्मच, ये सारी चीज़ें, और तिल सफ़ेद भी आधा चम्मच। ये रात को ना इसको भगो दें, कोई मग लें, उसमें पानी डालें, भगो दें। सुबह इसमें से सिर्फ बादाम की गिरी निकालेंगे, उसे छिलके उतार दें क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते। वो छिलके उतार के अब इसको ग्राइंड करें, सुबह का नाश्ता ये वाला करें। सिर्फ और सिर्फ चंद दिन, 21 दिन करके देखें, वेट भी बढ़ जाएगा और इससे आंतों के इन्फेक्शन भी खत्म होगा। ऐसे अफराद जिनको नींद नहीं आती, परेशान, यूरिन ज्यादा आता है, नींद नहीं आती, पट्ठों में कमजोरी है, पिंडलियों में दर्द है, सर में दर्द है, दिल कमजोर है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इससे वो सारे मामला हल हो जाएंगे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त, और बड़ी ज़बरदस्त। और ये हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको मैदे का मसला होता है या वीकनेस होती है, तो ये सारे मसाइल का आपके हल मौजूद है। और अगर गलती से कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया पर आपने जाना है और वहाँ से राइट डाउन करके आप इसको बाय करें और अपनी लाइफस्टाइल में इसको ऐड करें ताकि आपकी सेहत जो बेहतर हो सके। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आज के डिजिटल दौर में हमारी सबसे बड़ी फिक्र हमारी प्राइवेसी है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हमारा फ़ोन हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, क्या कोई ऐप हमें खामोशी से देख रही है। और अगर आप एंड्रॉयड सारिफ हैं तो आपने अक्सर स्क्रीन के ऊपरी कोने में एक छोटा सा सब्ज रंग का नुक्ता या ग्रीन डॉट देखा होगा। बहुत से लोग इसे देखकर उलझन का शिकार होते हैं कि कहीं फ़ोन में कोई ख़राबी तो नहीं हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि छोटा सा नुक्ता आपका सबसे ज़्यादा वफादार। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये दरअसल एक प्राइवेसी इंडिकेटर है जो आपको खबरदार करता है कि कोई ऐप जो इस वक्त आपका कैमरा जो है या माइक्रोफोन जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और एंड्रॉयड हम देखते हैं 12 में भी मुतारिफ करवाया गया, ये फीचर आपकी जासूसी रोकने के लिए बनाया गया है। और अगर आप फेसबुक या यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और ये डॉट नज़र आए तो ठीक है, लेकिन अगर फ़ोन खामोश पड़ा हो और फिर भी ये सब्ज नुक्ता चमक रहा हो तो फ़ौरन से होशियार हो जाएं, क्योंकि ये किसी स्पाईवेयर की मौजूदगी का इशारा हो सकता है। तो इस छोटे से डॉट को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है और अपनी प्राइवेसी को यकीनी बनाना है। तो अब से जब भी आपको डॉट नजर आए तो थोड़े से एंड्रॉयड के साथ साथ आईफोन के भी ऊपर आपको छोटी स्क्रीन के ऊपर ये कभी कभी डॉट नजर आ रहा होता है और आप बाकी फिक्रमंद हो जाते हैं कि फोन लॉक है, आप कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये खुद से कौन सी कमांड जो है वो फोन जारी कर रहा है और पता नहीं कौन आपका फोन इस्तेमाल कर रहा है।
तो जनाब मेरा ख्याल है कि अब आपको इस मसले का हल जो है, जवाब जो है वो मिल चुका होगा। चलें, इसका जवाब मिल गया। नेक्स्ट खबर शेयर कर देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत ही अहम कॉल पर हों और किसी अपने से दिल की बात कर रहे हो या दफ्तर की कोई ज़रूरी मीटिंग हो और अचानक से पीछे से ट्रैफिक का शोर और हुजूम का शोर जो है वो आपके अल्फाज को दबा दे और आप बार बार कहें आवाज़ आ रही है, हेलो, सुन पा रहे हो, लेकिन शोर जो है वो बाजी ले जाए और आपकी आवाज़ ना पहुंच पाए। और राबतों की इस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए जी व्हाट्सएप ने एक बार फिर जादू कर दिखाया है, एक नया फीचर मुतारिफ करवाया और ये दरअसल एक फ़िल्टर है जो आपके गिरदोनवा का जो शोर होगा उसको छुपाकर सिर्फ आपके लफ्ज़ों की बाज़ गश्त को दूसरे तक पहुंचाएगा ताकि आपका जो रिश्ता है वो महफूज रहे, राब्ते बहाल रहें और शोर जो है वो दूर भाग जाए। यानी अब आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता और ये डिजिटल इनकलाब अब आपकी पहुंच में है। व्हाट्सएप का ये जदीद नॉइस कैंसिलेशन फीचर इस वक्त आजमाइशी मरहले में है जो जल्द ही हम सबके फ़ोन्स का हिस्सा भी बन जाएगा। फिर चाहे आप किसी मसरूफ़ शाहराह पर खड़े हों या तेज़ हवा वाले माहौल में हों, आपकी आवाज़ अब दूसरे शख्स तक बिल्कुल वाज़ेह पहुँचेगी। और माहिरीन का मानना है कि मेटा का ये इक़दाम मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में एक नई मिसाल कायम करेगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि ये फीचर ऑप्शनल होगा, यानी आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकेंगे। और यहाँ जब आपने किसी को कहना है कि बहुत शोर है, आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर आप इसको ऑफ कर दें। मोबाइल कम्युनिकेशन से फासले तो पहले ही सिमट गए थे, अब इन फासलों के दरमियान मौजूद जो शोर है वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन मेटा तो कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो मोबाइल नेटवर्क्स है वो भी खुदारा कोई अपना काम कर ले, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन आवाज जाएगी तो नॉइस कैंसिलेशन की ऑप्शन यूज करेंगे ना। मुझे उनके लिए बहुत, जो हैंड्स फ्री ऐसे लगा के बात कर रहे थे ना, दिल की बात तो वो बड़ा जबरदस्त होता है। अक्सर लोगों को आप देखेंगे रोड पे ना, उन बेचारों ने हैंड्स फ्री ऐसे लगाई होती है, ईयरफोन ऐसे लगे होते हैं और बहुत अच्छा, मैं उन लोगों से बड़ा मुतासिर हूँ। वो बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं जिन्होंने ना, अब पहले तो मुश्किल होता था, अब हेलमेट की सख्ती हो गई, हेलमेट के अंदर फोन घुसाया होता है और यूं चला रहा। तो ये नॉइस कैंसिलेशन, कई ऐसे भी हैं कि बिना हेलमेट के भी माहम वो यूं टिका के चला रहे होते हैं। मैं हैरान हूँ, ये करतब जो है सर्कस में दिखाना चाहिए। एक और राज में फाश कर दूं, इतनी सारी दुनिया में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर खास तौर पर मीम्स की दुनिया है और जेनजीज का दौर है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जब सर्दियों का मौसम आता है तो रजाइयों में छुप छुप के फोन कॉल्स जो उनके लिए ये नॉइस कैंसिलेशन वाला एलिमेंट बहुत अच्छा है। और देसी फैमिलीज में तो और ज्यादा अच्छा है, जब आप रूम में जाकर कोई प्राइवेट कॉल रिसीव करे तो पीछे से आवाजें आ रही थी, मेरी रोटी इतनी बनाना ये मुझे नहीं दी, तो वो वाली नॉइस कैंसिलेशन जी बहुत फायदा देगी। और बड़ा डिजिटली अगर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, एक्टिव करना चाहें तो एक्टिव कर, किसी को इग्नोर करना चाहें तो भी बहुत ज़बरदस्त है। ऑप्शंस आपके पास ऑप्शंस है, हमारे पास अब ये ऑप्शन है कि हम इजाजत लें आपसे, वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।